ठीक। कल जियोग्राफी जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें आप जियोग्राफी शब्द का मतलब अच्छे समझ चुके थे, है ना। जियोग्राफी क्या होता है पहले बताओ फटाक से। जियो प्लस किस देश से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया। जियोस का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, अर्थ। और ग्राफोस का मतलब वर्णन एक्सप्लेनेशन, मतलब कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया जियोग्राफी का? पृथ्वी का वर्णन, है ना। मतलब पृथ्वी के वर्णन के आगे जब लग गया है सीजी जियोग्राफी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी में जो छत्तीसगढ़ है उसके जियोग्राफी का वर्णन या उसका वर्णन। समझ में आया बात? इस पूरे टर्म्स का मतलब समझ में आया जो लिखा सामने, है ना। जीरो हम सीख रहे थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि सर इतिहास होता है, इतिहास शब्द का मतलब क्या था? आज जो बता रहे थोड़ा ध्यान बैठा लेना, ठीक है। इंग्लिश में बता रहा हूं, इतिहास। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो हास में एस के बाद एस ए लगाते हैं ना, इतिहासा ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इतिहासा लास्ट में लगाते हैं, साइलेंट रहते पढ़ते हैं तो हम लोग इतिहास। इतिहास इति धन हास दो शब्द मिलकर हम पढ़े थे। इति मतलब होता है ऐसा, हास मतलब हुआ है, ये हुआ था तो ऐसा हुआ था। क्लियर हुई बातें? और उसका तो आप इस वर्णन को याद रखिए जो आज बता रहा हूँ, इसको अलग से याद रखिएगा, ये और ज्यादा काम आएगा। इति का मतलब तो होता ही है ऐसा, ठीक है। हा का मतलब होता है आपके लिए क्या? वस्तुतः, वस्तुतः। और आशा का मतलब होता है हुआ है या था। होता तो है मगर आपको समझने के लिए था लगा लीजिए। इसका मतलब इति धन हा धन असा, इसका मतलब होता है ऐसा वस्तुतः हुआ था। वस्तुतः शब्द का बहुत मतलब है, क्योंकि ऐसा हुआ था तो आप पढ़ लिए, है ना, कि किस समय का बात है कि ऐसा हुआ था। हमारे जो मेन वेटेज है इस वस्तुतः का है। इस वस्तुतः का मतलब है कि कुछ प्राप्त वस्तु, साक्ष्य, सबूत, इनके आधार पर हम बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। अर्थात ये ऐसा हुआ था या कैसा हुआ था, इसका आधार है ये वस्तुतः, है ना। इन साक्ष्यों बहुत सारे साक्ष्य हो सकते हैं कि भैया कहीं से हमको किसी राजा का सिक्का मिल गया, तो सिक्के में हम लोग देखे कि यार उस राजे ने किसका चिन्ह बनाया? शेर का चिन्ह बनाया है। तो हमको ये पता चल गया कि उस समय के लोग शेर से अवगत थे, है ना, शेरों को जानकारी थी, शेर को अच्छा मानते, इसलिए सिक्कों में उसका नाम रखते थे। हम लोग यार जो सिक्का है वो तांबे का बना है, तब सोचिए तांबे का यूज करने जानते थे उस समय के लोग, तांबे को ढाल के सिक्का बना ले रहे हैं, तो हाँ उस समय के लोग अच्छे क्या होंगे? कारीगर होंगे, है ना, अच्छी किस्मों के यहाँ पे लोहार होंगे, उनका सही मुद्रा प्रणाली होगी। मुद्रा प्रणाली थी उनके यहाँ पे जिससे पैसे का प्रचलन था। सोना चला ली मतलब समृद्ध शासन था, है ना, और रईस प्रशासन था उनका, क्योंकि तांबा और सोना की तुलना में सोना कम मिलता है और तांबा ज्यादा मिलता है, और कम मिलने वाला चीज जब किसी के पास ज्यादा हो जाए इसका मतलब समृद्ध है कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कैसे इतिहासकार आपको इतिहास डिजाइन करते हैं ये बता रहा हूं मैं, कि कैसे वो सोचते हैं कि कौन सा शासन समृद्ध था, कौन सा शासन समृद्ध नहीं था, ये कैसे डिसाइड होता है ये बता रहा हूँ। ये पूरा मेंटालिटी पर रेडी कीजिए, है ना। इतिहास का हिस्सा मतलब ज्योग्राफी भी समझिए इसी तरीके से, क्योंकि हर चीज जो मिलेगा वो ज्योग्राफी से ही मिलना है। समझ में आ रहा बात ना? सोना मिले, तांबा मिले, जो मिले सब कहाँ से मिलेगी? ज्योग्राफी से ही। तो यहाँ पे इसलिए सिक्का ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको इतिहास के कुछ पहलू को जानना जरूरी होता है ना। क्लियर हुई बातें? तो सिक्का मिल गया आप लोगों को, आप लोगों को मिल गया भाई वास्तुकला। वास्तुकला आप लोगों को मिल गई। वास्तुकला मतलब जो उस समय के बनाए हुए महल थे, भग्नावशेष थे, कुछ जमीन के अंदर दबे थे, कुछ बाहर निकले हुए हैं, इस टाइप की चीज मिल गई, ठीक है। तो उसमें भी अब देखते हैं कि जियोग्राफी से प्राप्त हमको जिस तरीके के पत्थर हैं उन पत्थरों से भवन बनाए गए हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ उस समय इस तरीके के पत्थरों का उपयोग करना सीख गए थे। उस तरह के वहाँ कारीगर थे जो उस समय पहाड़ों को काटकर पूरे महल का निर्माण कर देते थे। जैसे महाराष्ट्र का जो कैलाश मंदिर आप देखेंगे, है ना, तो कैलाश मंदिर आपको यकीन नहीं होगा, जो पहाड़ था ना, पहाड़ को ऊपर से काटते पूरा मंदिर बना दिए थे। हम लोग कैसे बनाते हैं? नीचे से बनाते हैं ना, गड्ढा खोदते हैं, ईंटें मिट्टी डालते हैं, नीचे से फंसाना बहुत आसान है। ऊपर से आप किसी चीज को काट के बना रहे हो तो सोचो उसको कैसे आप पहले छत बनाओगे, उसको कैसे गड्ढा गड्ढा करते करते चारों तरफ कॉलम बनाओगे, पिलर बनाओगे, रूम बनाओगे, सब बनाओगे। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसलिए कैलाश मंदिर को कहा जाता है, जो भारत में है कैलाश मंदिर का भी सर्च करके देखिएगा, कहा जाता है कि एलियंस लोग आकर के बनाए थे, क्योंकि उतने बड़े क्या पहाड़ को काट कर जब ऐसी मंदिर बनाई जाएगी तो कई 100 साल लगते हैं। तो इसलिए हैरान है लोग कि इतने 100 साल तक सारे फैमिली, सारे गांव या सारे साम्राज्य के लोग मिलकर के एक ही काम कर रहे थे क्या, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना दिए, है ना। इसका मतलब हमको ये पता चल जाता है कि हाँ अगर वो इंसानों द्वारा बनाया गया है और मैन मेड है तो उस समय लोग कितने कुशल कारीगर थे।
और कारीगर थे तो उस मतलब उनके पास उस तरीके के हथियार थे जिससे वो बना पा रहे थे, और हथियार तो मतलब किसी न किसी धातु से बनता है, और धातु किससे मिलता है, ज्योग्राफी से मिलता है। इसलिए जब भी आप पढ़ो ना तो दो सीक्वेंस हमेशा बना करके रखना, ज्योग्राफी पहले पढ़ा करो और फिर इतिहास पढ़ा करो, समझ में आया? तो ज्योग्राफी और इतिहास हमेशा पैरेलल लेकर के चलना। क्लियर होगी बातें? तभी आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर कमांड बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना? जैसे हम देखें कि छत्तीसगढ़ के जो राजा थे इनके पास भाई हथियारों की कमी नहीं थी, लोहे के हथियार थे, सब चीजें थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे दंतेवाड़ा बैलडीला में लोहे का भंडार है, आज भी है ना, एनएमडीसी वहाँ पे लोहा उत्खनन कर रही है। ठीक है, हथियार बनाना है लोहे का तो भाई आपको आग जलाना होगा, उसको गलाने के लिए, मारने पीटने के, ठोकने के लिए। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं था, हमारे पास सरगुजा संभाग में कोयला भरा हुआ है गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड आपको किससे कोयला मिलता है, गोंडवाना लैंड सेल समूह से मिलता है। ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, समझ में आ गया बात? अब जो भैया हथियार बस बना लेंगे और खाने पीने के बाद लड़ने के लिए सेम ताकत तो होना चाहिए ना। तो खाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य भारत में पूरा धान का कटोरा हम बोलते हैं, है ना, पूरा मैदानी हिस्सा है। मैदानी हिस्सा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अच्छे से धान वगैरह होती थी, तो खान पान में भी हम लोग समृद्ध थे यहाँ के शासन प्रणाली वाले, है ना। तो इसलिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री देखो कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि जैसा ज्योग्राफी होगा वैसा ही हिस्ट्री बनेगा। और वही आप किसी अब ऐसे जगह में चल जाओ, राज्य में किसी ऐसे देश में चल जाओ जहाँ पूरा सूखा ही सूखा पड़ा है, तो क्या वहां जहाँ कुछ नहीं सिर्फ रेत ही रहते, तो क्या वहां के लोग ये सब चीज पा पाएंगे, अच्छा सा अनाज पा पाएंगे खाने के लिए? नहीं मिलेगा उनको अच्छे से अनाज, है ना। अच्छा उनको खनिज मिलेगा क्या हथियार बनाने के लिए? नहीं मिलेगा। तो वैसे लोग करेंगे क्या? वैसे लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर जाएंगे और करेंगे क्या? लूटपाट, है ना। तो ज्योग्राफी बनाती है कि हम में से कौन लुटेरा होगा और हम में से कौन बनेगा भैया समृद्ध आदमी, कौन लूटने वाला होगा और कौन लुटाने वाला होगा। इसलिए अब देखेंगे अफगानिस्तान जब आप देखते हैं वर्तमान में, तो अब तालिबान क्यों गठन हो पाया? तालिबान इसलिए गठन हो पाया क्योंकि अफगानिस्तान में केवल बंजर पहाड़ों का देश है। आज भी वहां हमारे देश से अनाज जाता है अफगानिस्तान में, आज भी हमारे यहाँ से मेडिकल दवाइयाँ जाती हैं। तो अफगानिस्तान जो है वहां सिर्फ पहाड़े पहाड़ है, ना खेती ना खार ना कुछ। इसलिए क्या हुआ वहां पर, वहां के लोग कैसे बन गए? लुटेरे, लड़ाकू प्रवृत्ति के शुरू से। और इतने खतरनाक लुटेरे, इतने खतरनाक लड़ाकू बन गए, ये बात तो कोई झूठ नहीं है कि तालिबान भले एक आतंकवादी संगठन के रूप में दुनिया देखती है, चाहे जो देखती है, मगर उनके जैसा योद्धा नहीं है कोई। उन लोग हर समृद्ध देश को, पूरी दुनिया के हर समृद्ध देश को वहां से हार करके भागना पड़ा। इसलिए अफगानिस्तान को साम्राज्यवाद का कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि वहां हर एक साम्राज्य का कब्र खोद दिया उन्होंने। पहले एक बार रसिया वहां पे गया, रसिया को मार कर भगा दिए, सुन रहा है बात। ब्रिटेन गया, ब्रिटेन को मार कर भगा दिए। और अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति, कुछ साल पहले, आप लोग उस समय पढ़ना चालू नहीं किए होंगे, तब अमेरिका को मार के भगा दिया और अमेरिका अपना सारा सेना लेकर के वहां से भाग गया। तो तब हो गया, सब स्वतंत्र हो गया अफगानिस्तान, है ना। इसलिए कि डिसाइड आपको पूरा मेंटालिटी बना लेना कि जैसी होगी ज्योग्राफी वैसी वहां के लोगों का नेचर होगा। जैसे समझिए कॉन्सेप्ट को, ज्योग्राफी कैसे हम लोग हर एक चीज डिसाइड करता है। अब देखिए चाइनीजों के बाल एकदम पतले पतले सिल्की होते हैं, है ना। हम लोग कैसे टेढ़े मेढ़े खुरदुरे मुड़ जाते हैं कि नहीं है? क्यों? उनके नाक चपटे चपटे, हमारे नाक एकदम खड़े खड़े, ऐसे क्यों? वो गोरे गोरे, हम थोड़े सांवले सांवले, ऐसा क्यों? ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड बाय जियोग्राफी। इसलिए जियोग्राफी शब्द जब पढ़ते हो आप लोग तो बहुत गहराई से पढ़कर, क्योंकि पूरा आपका डिजाइनिंग, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे कैसे होंगे, उनको क्या IQ लेवल होगा, उसको कैसे बढ़ाना है, क्या घटाना है, हर एक चीज डिसाइड कर देता है जियोग्राफी। सुन में आया बात? इसे ज्योग्राफी जब पढ़ते उसको एक सब्जेक्ट विषय के रूप में मत देखो, ये पूरी दुनिया का नॉलेज अपने आप में ज्योग्राफी रखता है। जिस कैसे आओ बताता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, है ना। पीछे जिस ज्योग्राफी में हम जाएंगे तो ब्रॉडर वे में समझे रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 5 मिनट लेते हैं, चालू करेंगे। चलो, जब हमारा सूर्य भगवान जो होते हैं, सूर्य सनदेव, इसलिए आप लोगों को शाम में तो आप लोग थे नहीं तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़े तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता। आइए, जब सूर्य भगवान की रोशनी आती है तो हम जो इंसान होते हैं, ठीक है, हंसते हुए ऐसे करके, हाँ, आप जो अपने आप को समझ सकते हैं समझ लेना, हाँ ऐसी दिखते हैं हम लोग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मेरे को समझ लेना, ठीक है। तो सूर्य कैसे डिसाइड करता है ज्योग्राफी समझना। सूर्य अगर बहुत रोशनी डाला ना, तो अगर वो जमीन है और इस जमीन में सूर्य अगर बहुत तेज रोशनी डाल रहा है, ठीक है, तो ये जमीन जब गर्म हो जाएगा, ठीक है, जमीन गर्म हो जाएगा तो यहाँ की जो वायु है, वो वायु यहाँ से गर्म होकर के हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ का मौसम कैसा हो जाएगा? सूखा सूखा हो जाएगा, ड्राई 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 ड्राई। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनके स्किन भी कैसा हो जाएगा? ड्राई 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 ड्राई, क्योंकि उनकी स्किन का पूरा पानी लेकर के यहाँ जो गर्म हवाएं थी ये ऊपर उड़ गई। समझ रहे हो बात? तो देखो स्किन को कैसे निर्धारित कर दिया सूर्य। सूर्य जब तेज धूप आपके हाथ में पड़ रहा है, चेहरे में पड़ रहा है, तो आपके बॉडी में एक पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। जब भी हम लोग सूर्य में घूमते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो हाथ काला हो जाता है ना,
तो मेलानिन पिगमेंट ही हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है और एक लेयर बना लेता है कि सूर्य की जो नुकसान करने वाली किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, और शरीर के अंदर के सेल को, कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए मेलानिन पिगमेंट ऊपर आकर के अपना एक लेयर बना लेता है काले कलर का और हमारे शरीर की रक्षा कर देता है, जिसको आप लोग लड़कियां बोलते हैं ज़्यादातर कि अरे मोरी स्किन है टैन होगी से, बोला एंटी टैन करवाना पड़ी, ब्यूटी पार्लर जाना पड़ी, है ना, बोलते हैं टैन हो गया। जानते हो टैनिंग कौन कौन जानते हो भाई, बताओ एक बार हाथ उठा करके, कितनी लड़की लोग जानते हैं टैन का मतलब, टैन हुआ जानते हो? जब हम लोग टी शर्ट ऐसे पहनते हैं, देखो लड़का लोग इधर गोरा है तो इधर पूरा करिया दिखता है, तो जो करिया दिख रहे टैन बोलते हैं इसको ना, टैन। ठीक है, सूर्य भगवान में जल करके जो करिया हो जाते हैं उसको बोलते हैं टैन होना। ठीक है, नींद से जाग जाओ बाबू, पढ़ाना है बच्चों को भी, चलो उठो बताओ बोला। चलिए ठीक, तो टैन समझे, तो कैसे हमारा शरीर का कलर डिसाइड कर रहा है वो। इसीलिए अब आप देखेंगे जियोग्राफी में हम लोग आ रहे हैं, अगले हिस्सा आ रहे हैं जियोग्राफी में। यहीं से देखिए कैसे हम जियोग्राफी में चल रहे हैं। बताओ ये गोल क्या हिस्सा है? हाँ, पृथ्वी। कल बताया था ना, जब भी गोल बनाओ तो क्या बोलना है? पृथ्वी। तो देखना हम वहां पहुंचेंगे गर्म वाले हिस्से से 10 पे पहुंचेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखना आप लोग भी, आप लोग खुद बताने लगोगे, अपने आप को खुद देखना कि आप लोग कितने होशियार हो जाओगे। बताओ पृथ्वी है, जब इसको बीचों बीच डिवाइड करते हैं तो ये कौन सी रेखा है? हाँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री क्या है इंग्लिश में? लैटिट्यूड। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं? इस पूरी पृथ्वी को हम बोलते हैं भूमि। तो भूमि को क्या ये मध्य से बांट रहा है? तो हाँ सर, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, क्योंकि भूमि के मध्य से जा रहा है, और जब ये पूरी भूमि को मध्य से बांटता है तो ये दो, इस एक गोले को, है ना, ये गोला है कि नहीं है बताओ, एक गोला है ना, इस एक गोले को अर्ध गोले में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अर्ध मतलब होता है आधा, गोला मतलब गोला। तो हाँ, एक गोले को ये भूमध्य रेखा आधे गोले में बदल दिया कि नहीं? आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे। तो हाँ, ये भी एक अर्ध गोला, इसको इंग्लिश बोलते हैं हेमिस्फेयर। इंग्लिश बोलते हैं हेमिस्फेयर। स्फेयर मतलब वो ना, हेमी मैंने आधा। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। तो हाँ सर, एक हेमिस्फीयर आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर इसके नीचे वाला हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब बताओ, कल हम लोग दिशा पढ़ना सीखे थे, जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सी दिशा बोलते हैं? ऊपर कौन सी दिशा होती है? जोर से, उत्तर दिशा होती है, और नीचे दक्षिण, है ना। ऊपर इंग्लिश में नॉर्थ, नीचे इंग्लिश में साउथ। इसका मतलब ये गोले का नाम क्या होगा? उत्तरी अर्धगोलार्ध। उत्तरी अर्धगोलार्ध इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्दर्न, नॉर्थ से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसी नीचे क्या बोलेंगे? दक्षिणी अर्धगोला या साउदर्न या सदर्न, जिसको सही प्रोनाउंस है सदर्न हेमिस्फेयर। अभी पढ़ने में अजीब लग रहा है, देखो क्या कि यार उत्तरी अर्धगोले या गोला, है ना, दक्षिणी अर्धगोला, इसलिए इसको मिला करके एक टर्मिनोलॉजी बना दिया गया जियोग्राफी में, कि जियोग्राफी में वैसा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इस अर्धगोले को तब्दील कर दिया, किसी में पता है आपको? ये अर्ध और गोले को मिला करके बना दिया गया। इस अर्ध और गोले को मिला करके क्या बना दिया गया? अब आइए देखते हैं। इस अर्ध और गोले को हम लोग प्रयोग करते हैं जियोग्राफी में, जो वर्ड है इंग्लिश में तो ठीक है हेमिस्फीयर, वो है अर्ध और गोला को मिलाकर के बना दिए गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो समझे, इस गोलार्ध शब्द का मतलब भी क्या है? गोले का आधा हिस्सा, गोले का आधा हिस्सा, उत्तर का आधा हिस्सा, दक्षिण का आधा हिस्सा। ठीक, तो इस तरीके से पृथ्वी का वर्णन विभाजन कर दिया गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज कौन कर रहा है?
हमने कल रेखाएं खींची थी किसी भी चीज को, क्यों हमने रेखाएं खींची थी और दो रेखाएं क्यों खींची थी? किसी के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, है ना, कि किसी का एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल सके, है ना। आज भी जब आप गूगल में कोई चीज का लोकेशन सर्च करते हैं तो उसमें आप ध्यान नहीं देते होंगे, उसमें एक्सिस लिखा के दिखाता होगा, कितने बाई इतने एक्सिस पर इतने डिग्री इतने मिनट पर ये ऐसा है, और एक ऐसा दिखाएगा, एक अक्षांश दिखाएगा, एक आपका देशांतर दिखाएगा, दोनों कटेगा और बोलेगा हाँ जहाँ कट रहा है यहीं आपको जाना है, तो उसी को ट्रेस करके गूगल आपको मैप से पहुंचाता है ना। गूगल उसी प्रणाली पे काम करता है आज भी, जो आपको ये इमेजनरी लाइन आप पढ़ रहे हैं। कभी गूगल मैप यूज़ किए हो तो उसमें देखना नीचे दिए रहेगा उसका पैरामीटर की कितने डिग्री उत्तर पे है, कितने डिग्री पूर्व में है, ये बताएगा। मगर अब आपको ध्यान रखना है बात कि छत्तीसगढ़ में चाहे अगर भारत में आप हो तो वहाँ केवल एक ही आपको बताएगा, हमेशा एक ही चीज़ फिक्स है और उसी चीज़ को बताएगा वो क्या है, हम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक। ये तो हम लोग इस तरह की गोला बना लिए हम लोग, है ना। अब इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। तो ये क्या है भैया? हाँ बताओ क्या है? पृथ्वी है। अब वैसा हम गोला बनाया था, लीजिए अब हम ऐसा गोला बना देते हैं सर। क्या अभी भी ये गोले का आधा आधा हिस्सा हो गया? और इस गोले को क्या बोलेंगे अब आप सीधा जानते हैं, क्या बोलेंगे? पूर्व में है, इसलिए पूर्वी और गोलार्ध बोल देंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे बताओ, कल नियम बताया था ना, नहीं बताओ तो मैं क्लास छोड़ के भाग जाता हूँ, पूछ लो बच्चों से पहले। चीख चीख के बताओ, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। आज बता देता हूँ सच्चाई, पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं पढ़ाने वाले टीचर के पद पे यहाँ ज्वाइन नहीं किया हूँ, है ना। मैं एज ऑनलाइन मैनेजर ज्वाइन किया हूँ, मेरा मेन काम ऑनलाइन देखना है। तो पढ़ाना मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, और मेरे कोई बोल भी नहीं सकता, कोई डायरेक्टर सर मेरे पे बर्डन नहीं रखे कि आप पढ़ाइए। तो पढ़ा अपने हॉबी से रहा हूँ, शौक से रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो क्लास में अगर इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो मैं भाग भी जाता हूँ छोड़ करके, फिर जो पढ़ाएगा फिर उससे पढ़ते रहना, है ना। फिर आएंगे फैक्ट रटाएंगे, फैक्ट रटना और जाके एग्जाम बैठना, फैक्ट लिखना, जैसे छत्तीसगढ़ सब बच्चे करते हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कैसे पढ़ना। अगर पढ़ना है तो मेरे साथ प्रॉपर वे में आप लोग कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, प्रॉपर चिक चिक के चिल्ला के बोलना है ना। इसका साइकोलॉजिकल फायदा भी बता देता हूँ। जब आप चिक चिक करके बोलते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव मोड में रहता है, और एक्टिव मोड से जब कंटिन्यू उसको ध्यान फोकस के साथ देख करके बोलते रहते हैं तो हमारा ब्रेन एक समय एक्टिव से सुपर एक्टिव मोड में जाता है। और सुपर एक्टिव मोड जब हमारे ब्रेन में आता है तो जो हम पढ़ते हैं वो अपने पढ़े हुए नॉर्मल, जो भी हम एक दिन में जितना % पढ़ते हैं उसका केवल 11% हमको एग्जैक्ट याद रहता है ना। ये समझ लो बात, साइंस है ये। जितना भी हम पढ़े उसका केवल एग्जैक्ट पका हुआ जो हमको कभी नहीं भूलेंगे, केवल 11% वो चीज़ याद होता है। मगर जब आपका माइंड सुपर एक्टिव मोड में जाएगा, जब आप चिक चिक के बोल रहे हैं एक्टिव है क्लासेस में, तो वो चल जाता है 13% से लेकर 17% के बीच, है ना। तो परसेंटेज बहुत बढ़ गई। फिर उसका सबसे बड़ा फायदा कि आपका IQ बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब पूछता हूँ तो भाई फटाफट बोलने से चलना है मेरे साथ, ठीक है। नहीं तो मेरे से अलग अलग पढ़ाने वाले लोग भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ, एक से एक फैक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो आप लोग समझ लीजिए, मेरे पर बर्डन नहीं है, ठीक है। आइए पढ़िए, तो अच्छे से पढ़ना है। चलो बताओ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। और उसको क्या बोलेंगे? यस, वेस्टर्न। मैं एकदम आराम से लेकर के चल रहा हूँ ताकि एकदम जीरो से हम कॉन्सेप्ट सीखते चलें कि कैसे पृथ्वी को डिसाइड होता है। और ये सब चीज़ कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है भैया पापी मानव, है ना। क्योंकि पापी मानव को इधर से उधर जाना है लूट मचाने के लिए, है ना, सामान लाने के लिए। वास्को डी गामा आएगा, यहाँ से मसाला लेके जाएगा, वहाँ बेचेगा, वहाँ बोलेगा वाह वाह मैं तो कई गुना हजारों गुना फ़ायदा कमा लिया। वहाँ के पश्चिमी देश लोग लालच में आएंगे, ये पैसा कमा के आए, हमको भी पैसा कमाना है, चलो हम भी चलते हैं। वो भी अपना जहाज़ लेकर के आएंगे कि चलो हम भी व्यापार करेंगे, व्यापार के नाम से आएंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि भारत के लोग भी सीधे साधे हैं, आपस में जलन करते हैं, आपस में लड़वाएंगे, और लड़वा करके यहाँ शासन करने लगेंगे अंग्रेज। समझ रहे हो बात ना? हाँ, इस लेखक चीज को लिंक करके चलो कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब हम इन दोनों को, जिससे पहले आप पढ़े थे ये और वो, दोनों को हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है। कि अब बन रही, बताओ ये क्या है? ये जोर से बोलो, ये क्या है? कौन सा अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश, इंग्लिश में इक्वेटर। कल बता चुका हूँ, इक्वेटर, है ना, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? और एक क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। और इसका एक और नाम है, उसको भी बताएंगे। हाँ, मगर विषुवत रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, कितने जानते हैं आप में से? आपको छोड़ करके, हमारे स्टूडेंट को शाम करके छोड़ करके। हाँ आप बताइए।
हम्म। कहाँ पढ़े थे? अरे यार, मेरे क्लास पढ़ने वाले को नहीं दे रहे हैं आंसर, तुम लोग का दूध भात है बाबू। चलो वेरी गुड, जोर से बोलो इसी चीज को बताओ। ध्यान सुनो ना। विश्वत मतलब होता क्या है, शुरू से विश्वत मतलब इंग्लिश में इक्विनॉक्स। हाँ ठीक है। विश्वत जो शब्द इसी को बोलते हैं विश्वत रेखा। अब उसको उसी भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं क्योंकि आड़ी रेखा है, और 0 डिग्री थी इसलिए 0 डिग्री अक्षांश बोल दिए। वो भूमि को मध्यम बांटा इसलिए भूमध्य रेखा ही बोल दिए, दो समझ में आ गया था। तो उसी रेखा का अलग अलग नाम है, तो ऐसे नहीं दे दिया है नाम, सबके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब उसी रेखा को विश्वत रेखा क्यों बोलते, ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का, मगर आप फिर भी सीख लो, ठीक है। बैठ जाइए, मेरे एक ताली बजाओ भाई के लिए, भाई है ना। हमारे मोनिका और उनको दोनों को याद था, पता है हमको। चलो तो देखिए, विश्वत रेखा को विश्वत बोलते हैं। विश्वत शब्द का मतलब विश्व, विश्व से बना है, ठीक है। विश्वत शब्द विश्व से बना है। विश्व का मतलब होता है इक्विनॉक्स। क्या होता है? EQUINOX, जहां इक्वी का मतलब होता है इक्वल, मतलब समान, और नॉक्स का मतलब होता है रात्रि। अब बताओ, जहां समान क्या, रात्रि, समान रात, और जहां समान रात होगा, समान मतलब समान समय का है ना, कि साल भर यह रात्रि की अवधि क्या होगी, एक समान होगी। और जहां साल भर रात्रि की अवधि लगभग एक समान हो, मान लो 12 घंटे का रात हो रहा है, तो एग्जैक्ट बात है कि 12 घंटे का दिन होगा। अगर एग्जैक्ट 12 घंटे रात रहती है तो 12 घंटे अगला दिन ही होगा ना। यस, इसका मतलब पृथ्वी पर ये एक ऐसा लाइन है जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का क्या होता है, रात होता है। लगभग साल भर, लगभग साल भर ये स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इस रेखा पर, थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी में चल जाएंगे, वो बात की बात है, हम हल्का बता देते हैं। क्योंकि इस रेखा पर साल भर सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य की सीधी सीधी रोशनी प्राप्त होती है इस रेखा पर, है ना। मान लो यहाँ पे सूर्य से है इसके ऊपर, तो यहाँ से इसका सीधा सीधा रोशनी प्राप्त होती है। देखो यहाँ तिरछा रोशनी जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा निकलेगा तो यहाँ से तिरछा जाएगा, मगर यहाँ पे सीधा सीधा रोशनी प्राप्त होता है। सूर्य हल्का ऊपर भी होता है तब भी लगभग यहाँ सीधा सीधा रोशनी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हल्का नीचे होता है तो भी यहाँ सीधा रोशनी प्राप्त होता है। इसलिए ये जो लाइन है, इस पर लगभग साल भर सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। मगर मैं क्या बोला अभी कि हल्का ऊपर होगा, ठीक है, हल्का नीचे होगा, और इस पूरे जोन में क्या पड़ती है, सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बातें? अधिकांश सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त होती है, और आप बताएंगे, आप ही लोग बता देंगे। ये चलो इसको यहाँ रोक देते हैं, उसको अलग जगह कॉन्सेप्ट पे लेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज होगा, थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, इतने रहने दो, ठीक है। विश्वत क्यों कहते, समझ में आ गया ना। रात भर, साल भर भाई इस पे दिन और रात की अवधि समाप्त होती है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोलते हैं विश्व शब्द को। विश्व में इक्वी मतलब इक्वल, नॉक्स मतलब रात्रि, समान रात्रि का समय होता है, ये सब चीजें यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस, समान रात्रि हो रही है मतलब बाकी टाइम पे समान दिन पड़ रहे हैं, और समान दिन पड़ रहा है, 12 घंटे का दिन हो रहा है, मतलब दिन भर वहां तेज धूप पड़ रही है ना। तो जब तेज धूप पड़ेगा तो उस रेखा पे रहने वाले लोग कैसे दिखेंगे, काले, है ना। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। वैसे ही भैया दिल वाले होंगे तो इस रेखा में जब काले हैं तो बताइए, अब जैसे इससे आप ऊपर 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 उठते जाएंगे तो लोगों का कलर कैसा होता जाएगा, सफेद गोरा, है ना। इससे अब धीरे धीरे नीचे 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 आते हैं तो लोगों का कलर कैसा हो जाएगा, सफेद या गोरा। इसलिए इससे ऊपर 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 में भारत यहाँ पर आता है, ऐसा करके भारत यहाँ पर आता है। तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, देखो इसके पास है निचला हिस्सा, तो यहाँ के लोग क्या होंगे, काले होंगे। यहाँ के लोग काले 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 काले, हल्का सांवले सांवले, फिर ऐसे करके आते गोरे गोरे गोरे। तो जम्मू कश्मीर के लोग गोरे गोरे होते हैं, है ना। लड़कियों देखो ना, जम्मू कश्मीर के एकदम गोरे चिट्टे होते हैं, एकदम लड़के लोग वहाँ गोरे चिट्टे होते हैं एकदम, है कि नहीं। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के बीच में है यहाँ पर तो हमारे यहाँ लगभग कैसा कलर मिलेगा, लगभग सांवला, है ना। ना बहुत ज़्यादा गोरे ना बहुत ज़्यादा काले, लगभग सांवले। मगर छत्तीसगढ़ के अभी तो मध्य हिस्से का बात हो गई, उत्तरी और मध्य हिस्से का। मगर जिसका जो दक्षिणी हिस्सा है बस्तर, यहाँ लोगों का कलर कैसा होगा, और ज़्यादा डार्क होगा, समझ रहे हो। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी लोगों का कलर थोड़ा साफ होगा, उससे नीचे और डार्क, उससे नीचे और डार्क, उससे नीचे और डार्क, उससे नीचे और डार्क। समझ में आया बात ना। तो देखो कैसे कलर डिसाइड हो गया छत्तीसगढ़ के सब लोगों का। यस, इसलिए हम लोग सब क्या है, सांवले कलर के हैं ना। चलो, हमारे पर गाना भी नहीं बना, सांवले लोगों को कोई इज्जत ही नहीं है, या तो गोरे या काले, बताओ। चलो ठीक, तो हो गया भाई। वैसे ही नीचे भी होगा, यहाँ काला 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 करके सांवला 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 करके गोरे 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 ऐसा करके जाएगा। तो फिर पृथ्वी में ही ऐसी हर जगह पे वर्गीकरण रहेगा। और यहाँ पे मान लीजिए आपका आता है अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, तो लोग ये ऊपर है कि नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं,
गोरे दिखते हैं। और आपको आज बता देता हूं, बोलते हैं ना कि गोरे रंग पे इतना न गुमान कर, है ना, गोरे रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ये सच्चाई बात है, साइंस के हिसाब से बता देता हूँ कि जो पतली या गोरी चमड़ी होती है वो बहुत जल्दी स्किन एलर्जी का शिकार हो जाती है। गोरी चमड़ी और काली चमड़ी में गोरी चमड़ी जो है वो जल्दी उसमें स्किन इन्फेक्शन होगा, जल्दी उसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो गोरी लड़कियां हैं भैया, उनको ज़्यादा अपने शरीर को बचा करके ढक के चलना है, ठीक है। और हम काले लोगों का क्या, हम तो ऐसे घूम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंध सूर्य भगवान, यस। इसलिए जिनका भाई सावला कलर है, काला कलर, खुश रहो कि भगवान आपका आशीर्वाद दिए बेटा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बिंदास घूमो, खाओ, एंजॉय करो, है ना। शरीर बचाने का टेंशन नहीं, शरीर के साथ एंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कतः, ठीक है, पुनर्जन्म कुतः, मतलब एक दिन तो ये जो शरीर है भस्मीभूत हो जाना है, जल करके राख हो जाना है, पुनर्जन्म जैसा कोई चीज़ है नहीं। इसलिए जो है इस शरीर के साथ जब तक है एंजॉय कर लो, क्या बचा के चलना है, एक दिन तो सब राख में मिल जाना है, ठीक है। चलिए, हालांकि चरवाक दर्शन है, बाद में पढ़ेंगे, दर्शन का हिस्सा है। आओ, हो गया तो ये समझिए, इक्विनॉक्स समझ लिए। चलिए हम चलते हैं अपने उस पर मेन कौन। अब हम लोग बना रहे, बताइए क्या है ये, पृथ्वी। ये क्या है, एक लगातार नाम बोला है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री इंग्लिश में लैटिट्यूड, भूमि को बीच से बांटता है इसलिए भूमध्य रेखा, दिन रात समान होता है इसलिए विषुवत रेखा। क्लियर हो गई बात है। और ये अपनी वैसी भैया क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, कल पढ़े थे ना, इसको जो घूम जाता है प्राइम मेरिडियन, इस तरह से पढ़े थे हम लोग, यस, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि इसमें हमको 0 डिग्री बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, तो इंटरनेशनल टाइम लाइन अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। क्योंकि पूरे बता दें आपको, देशों में अंतर करने वाला देशांतर रेखा होता है ना, और अंतर किसका, समय का, तो यहीं से वो कैलकुलेशन चालू होता है। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। बताइए कहाँ से गुजरता है ये, लंदन के, लंदन के यहाँ ऊपर में भैया आपका यूरोप है करके, यूरोप में यहाँ पे आपका लंदन है, लंदन के यहाँ ग्रीनविच है, तो लंदन के ग्रीनविच से रेखा गुजरती है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्या रेखा, समय रेखा, क्योंकि समय डिसाइड करेगी देशांतर, तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। तो ITL इंटरनेशनल टाइम लाइन हो गई, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गई, ग्रीनविच से गुजरने का ग्रीनविच रेखा बोल दिए। अब भैया मगर सर इसको ग्रीनविच रेखा क्यों बोले, और ये इसके नीचे तो और भी देशों को काटता होगा ये, है ना, तो फिर ग्रीनविच रेखा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बेटे कल भी बोला था और आज भी बोलूंगा कि मेरा मर्जी है ना जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो, कि गलत पढ़ाऊँ चाहे सही पढ़ाऊँ, है कि नहीं। वैसे ही जिसका राज होता है वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है कि नहीं। मेरा मन में ऐसा लगवा लूँ, आप लोगों की तरफ जाने ही ना दूँ, क्या कर लोगे, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। वही वाला बात है, जब यहाँ पूरी दुनिया भर आपको पता है कि एक समय अंग्रेजों का पूरे देशों का इतना रास्ता कि सूर्य जो था इनका कभी ना डूबता था, है ना, 24 घंटा, मतलब जितने इनके गुलाम थे, जितने इनके देश थे, कहीं ना कहीं सूर्य उगा हुआ है। तो बोलते थे कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है, किसी न किसी देश में उनके रोशनी रहती थी, तो जिनका राज था इसलिए वो हर चीज़ अपने हिसाब से बनाए। लंदन उनका देश, वहीं से बोले कि यहीं से गुजरेगी लाइन हमारी 0 डिग्री की, है ना, ताकि हमारे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, समझा क्या बात, इसलिए वो अपने हिसाब से सब चीज़ बना करके रखे हुए हैं। क्लियर हो गई बातें। तो ये उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट है कि क्यों ग्रीनविच से क्यों गुजरी, तो उसके पीछे का कारण ये है, ठीक है। जिसका जैसा शासन उसकी मर्जी, है ना। आओ चलो, अभी होगी भी, आप दोनों रेखाओं का नाम जान गए। अब आपको यह बात ध्यान रखना है कि बताइए ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है। अब ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये उत्तर और पूर्व के बीच में आने वाले इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या बोलेंगे इसे, उत्तर पूर्व। क्या ज्योग्राफी में से पूर्वोत्तर कहना सही है ना, हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत हमारा, पूर्वोत्तर रेलवे, तो इसे हम पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं, है ना। यस आप बोल सकते हैं, मगर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोलना गलत है। ज्योग्राफी में जब आप ज्योग्राफी शब्द पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी लिख रहे हैं, ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, तो आप ऑलवेज इस एरिया को उत्तर पूर्व ही कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। सर उत्तर पूर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि उत्तर का ज्यादा वैल्यू है पूर्व की तुलना में। ये कैसे हुआ सर, उत्तर का ज्यादा वैल्यू है पूर्व की तुलना में,
क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही निकलता है। इसलिए भैया उत्तर और पूर्व का आप निर्धारण कर सकते हैं पृथ्वी में कंपास के माध्यम से कि उत्तर पूर्व कौन है। आज भी अपने मोबाइल में आप निकालोगे तो उसमें वो नॉर्थ और साउथ की वजह से डिसाइड करके बताता है कि पूर्व पश्चिम क्या होगा। अर्थात नॉर्थ और साउथ ना रहे तो पूर्व और पश्चिम कौन होगा ये पता ही नहीं चल सकता। इसलिए ज्योग्राफी में सबसे मुख्य दिशा है उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि उन दोनों ही मुख्य हैं, इसलिए उनको आधार बना करके अन्य दिशाओं का पता चलता है। इसीलिए आप उत्तर के आधार पर आप पूर्व बता पाएंगे, इसलिए पूर्व एरिया को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व एरिया बोलेंगे। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे बताओ? हमेशा जिसको वैल्यू देना इन दोनों को, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? यस। तो जो भी दो चीजें इसमें हमसे नीचे वाले को वैल्यू देना है, इस खड़े वाले को, ठीक है। उत्तर दक्षिण को पहले रखना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। और क्यों रखना है? क्योंकि पृथ्वी का जो कंपास है वो केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही जानता है, पूर्व पश्चिम नहीं जानता। तो जब वो नॉर्थ और साउथ बताता है तब हम पता कर पाते हैं कि अरे नॉर्थ से 90 डिग्री में पूर्व होगा, है ना। अरे साउथ है तो साउथ से 90 डिग्री में पश्चिम होगा, अरे साउथ है तो साउथ से 90 डिग्री में आपका पश्चिम होगा, अरे नॉर्थ है तो नॉर्थ से 90 डिग्री में आपका पश्चिम होगा। इस आधार पर पूर्व पश्चिम पता चलता है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए नॉर्थ और साउथ का ज़्यादा वैल्यू है। ये भी पुस्तक में नॉर्मली आप लोग पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। ये सब रिसर्च के विषय से बहुत सारा रिसर्च होता है तब पता चलता है, ठीक है। इसलिए समझो, कॉन्सेप्ट सीखते चलो। सही मायने में लिखना क्या होता है, पेपर बहुत लोग लिखते हैं, पेपर बहुत देते हैं, सही किसका होता है गलत क्या होता है इसी वजह से पता चलता है। चलो, इसका मतलब इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी, ठीक है। हमारा पृथ्वी का गोलार्ध, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। जो दोनों का कॉमन है, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसे पूर्वी गोलार्ध में भी आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, तुमको उत्तर पूर्वी गोलार्ध ही पढ़ना है। तो अब बताओ, जब हमारा पूरा का पूरा भारत यहां पर है ऐसा, ठीक है, और भारत में छोटू सी ऐसे करके छत्तीसगढ़ है यहां पर ऐसा, तो आप लोग खुद बताना, आप लोग खुद बताओगे, बहुत अच्छे से मैं जान रहा हूँ क्योंकि आप लोग होशियार हो, मैं जानता हूँ ये बात भी। आओ कि अब यहाँ से जितनी भी अक्षांश रेखा गुजारूंगा, ये कैसी अक्षांश रेखा होंगी बताओ? हाँ, नहीं नहीं, ये अक्षांश रेखा कैसी अक्षांश रेखा है? अरे भूमध्य रेखा से ऊपर की सारी अक्षांश रेखा क्या होती है? अरे गधो, उत्तरी अक्षांश रेखा होती है ना। उत्तर की ओर जा रही तो केवल उत्तरी अक्षांश रेखा होती है कि नहीं होती है? हद है भाई, आप लोग तो बता ही दोगे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी भी रेखाएं हो कैसी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी। भूमध्य रेखा के नीचे जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी कैसी होंगी? दक्षिणी अक्षांश रेखा होंगी। तो अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से जितनी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी कौन सी गुजरेंगी? दक्षिणी गुजरेंगी। कोई डाउट दिक्कत नहीं। वैसे अगर इसको हम लोग माने हैं 0 तो इसके इधर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो इससे जितनी भी आपकी बताइए अब देशांतर रेखा गुजरेगी कैसी होगी? वो जितनी भी देशांतर गुजरेगी यहाँ से कैसी होगी वो? हाँ बताइए, खुद बताइए। हाँ डरो मत, मारता थोड़ी हूँ मैं कभी। पूर्वी देशांतर रेखा होगी। इसका मतलब पूरे भारत में कभी भी आपको पश्चिमी अक्षांश रेखा नहीं मिलेगी। पश्चिम तरफ भारत है क्या? नहीं। पूरे भारत में कभी भी आपको दक्षिणी है ना, आपको क्या नहीं मिलेगी? देशांतर रेखा नहीं भी। हमने आपके पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगी क्या इस तरफ वाली? नहीं। यह हमेशा आपको क्या मिलेगी? या तो पूर्वी देशांतर मिलेगी या उत्तरी अक्षांश मिलेगी। तो हमेशा अक्षांश रेखा कैसी होगी? उत्तरी, ठीक है। और हमेशा देशांतर कैसी होगी? पूर्वी। इसी एग्जैक्ट क्वेश्चन को बहुत बार पीएससी में पूछ चुका है और उसमें केवल इतना करता है कि जब लिखता है, बताओ छत्तीसगढ़ का अक्षांश रेखा कितना है? बताओ जिसको याद है कितना है? कितने चालू है छत्तीसगढ़? चलो बताते हैं। अगर हम लोग भैया से छत्तीसगढ़ बना लेते हैं, ठीक है, तो जो नीचे इसका चालू होगा अक्षांश रेखा, जहां छत्तीसगढ़ चालू होगा, ठीक है, और जहां ऊपर इसका ऐसे गुजरेगा, तो ये होगा 1746 से, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से चालू होगा, ठीक। और 1746 से जाएगा ये 24 डिग्री 24 5, हाँ 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है।
तो इस भैया जो ये अक्षांश रेखा है ये कैसी अक्षांश रेखा होगी? उत्तरी होगी। और छत्तीसगढ़ से जितनी भी अक्षांश गुजरेगी कौन सी होगी? उत्तरी होगी। अब एग्जामिनर कैसे दिमाग खेलता है, देखता है बच्चे का कॉन्सेप्ट वीक है कि स्ट्रांग है, वो लिखेगा यही 1746 ही लिख देगा। ऑप्शन बच्चे का दिमाग कंफ्यूज, देखिए सर कितना टफ पेपर दे दिया था, कैसे पेपर का ऑप्शन सेट किया है, ऐसा बोलते हैं बच्चे आने के बाद। 17 डिग्री 46 मिनट के बाद यहाँ लिख देगा, बताइए उत्तरी अक्षांश रेखा है ना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन लिख देगा दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक है। और नहीं कॉन्सेप्ट है उसको पूर्वी पश्चिम भी लिख देता है कि अक्षांश रेखा तो कोई पूर्व पश्चिम होगा नहीं, अक्षांश रेखा या तो उत्तर होगा दक्षिणी होगा। अक्षांश के पूर्व पश्चिम हो सकता है क्या? नहीं, पूर्व पश्चिम तो केवल देशांतरें होती है ना, उसको भी यहाँ चेंज करके लिख देता है। वैसे भी ये इसका देशांतर रेखा जो होता है 17 24 80 15 80 15 से ऐसे यहाँ बीजापुर से गुजरता है, बीजापुर से 80 15 से 84 25 जसपुर, ठीक है। तो ये होता है 80 15 से 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 80 में 84 25 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से गुजरता, बताओ तो ये जो देशांतर है कौन सी देशांतर होगी? कौन सी देशांतर होगी? छत्तीसगढ़ से गुजर रही है तो हाँ पूर्वी देशांतर होगी, पूर्वी देशांतर होगी, सारी पूर्वी देशांतर ही होगी। तो उसमें भी यहाँ लिख देता है 80 15 से 84 25 पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर, इस तरह कंफ्यूज कर देता है। तो आप सीधा ऑप्शन काट दोगे ना कि भाई छत्तीसगढ़ में जो देशांतर तो पश्चिमी होगी नहीं, तो जिस देशांतर पश्चिमी देशांतर लिखा सीधा ऑप्शन खत्म, दिखना ही नहीं है। जिस अक्षांश में दक्षिणी अक्षांश लिखा होगा ऐसे खत्म हो गया, है ना। उसको जब खत्म कर दिया आप उसके हिंदी वाले हिस्से से, तब आप इस नंबर पे आओगे कि हाँ नंबर सही है या नहीं है कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है बात ना? यस। तो आज पीछे चलते हैं, फिर ये नंबर रिपीट होंगे, मैं थोड़ा पहले ही बता दिया हूँ, आ जाओ। हाँ भाई इसका मतलब आप समझ गए कि हमारे छत्तीसगढ़ में केवल उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरेगी और पूर्वी देशांतर रेखा गुजरेगी, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया बोलिए, क्योंकि यहाँ जो बता रहा हूँ फिर घर में जाकर बाद में और पढ़ूंगी और सीखूंगी तब जाऊंगी तब जानूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट यहीं सीखेंगे। मैं होमवर्क देता हूँ स्कूल की तरह, पूछ लीजिए जितने बच्चे हैं, और होमवर्क आपको करके आना होगा, है ना, क्योंकि अगले दिन पूछता हूँ मैं। हालांकि मेरे जो पुराने शाम के बच्चे हैं उन्होंने एक भी दिन होमवर्क किए नहीं, कैसे, है ना मोनिका? कियो? चलो अच्छी बात, तभी बनोगे डिप्टी कलेक्टर, बनना है ना। चलो देख लो भैया, आप लोग क्लास में बैठ रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए सपना लेकर के, है ना, तो आप लोग भी बनना है, ठीक है। हरा देना है एक दूसरे को और सबको बन जाना है हरा करके एक दूसरे को, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया बात कि छत्तीसगढ़ में से अक्षांश रेखा कौन सी होगी? बोलो। उत्तरी होगी। देशांतर कौन सी होगी? तो बोलो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, बोलो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। मैप को देखते हो, बोलो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में ही वही है। तो पूरे भारत में क्या होगी? उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। इसलिए हमारे यहाँ की अक्षांश कभी दक्षिणी नहीं हो सकती, हमारे की देशांतर कभी पश्चिमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम आते इस तरफ है, ठीक। चलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। मैं मारता पीटता नहीं हूँ यार, थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के पढ़ा रहा हूँ, आज अलग बात है, मगर बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ यार, बच्चे जैसे मानते हो। बताओ ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो बेझिझक एकदम। सबको समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अंडू भी इसका लिमिटेड है, बताओ। फिर नया डायग्राम तक इरेजर क्लियर। तो हाँ सर, आपको पता चल गया कि हमारा जो छत्तीसगढ़ हो कहाँ पर आता है भैया? तो पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, और इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा छत्तीसगढ़ भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक। अब अक्षांश रेखा जो है चलना चालू की, अगर ये 0 है तो बताइए इसके बाद ये से 1 2 3 कर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो वैसे ही 1 2 1 2 करते हुए जब जाएगी तो गिनती बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके सबसे निचले हिस्से को छुएगी, ठीक है। ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे जाने के बाद सबसे निचले हिस्से को छुएगी। इसके सबसे निचले हिस्से को जो छुएगी, है ना, वो एक अक्षांश रेखा ही होगी, ठीक है। कोई तो अक्षांश रेखा गुजरेगी ना। और इस सारी रेखाएं कैसी है? इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, ऐसे कोई रेखा है नहीं, है ना। अब मेरे अंदर से बहुत सारी अक्षांश रेखा गुजर रही हूँ, देशांतर को गुजर रही हूँ, मगर दिख नहीं रहा आपको। आपके अंदर से गुजर रही हूँ, मगर दिख नहीं रहा है ना। तो इसलिए सब इमेजिनरी लाइन है। क्यों? क्योंकि इसी का लोकेशन पता करने के लिए हम बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं देखो आपको बताता हूं मैं, कि अगर मैं हूं भैया भारत हूं मैं, ठीक है, और ये मेरे ऊपर यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है, ठीक है, कुकड़ू करने के लिए, ठीक है।
तो अगर मेरे को कल चाइना बोलता है कि मैं तोला निपटा दूँ रे भारत, मोर संग पंगा झिन लेबे, टमाटर महंगा होगी से पहुंचा दे 5 बाल्टी नहीं तो गोली छोड़ दूँ। हम बोले बेटा देख, मिसाइल भले मार देते हैं मगर हम टमाटर नहीं दन, है ना भाई, बहुत महंगा था, है कि नहीं? आप लोगों को नहीं पता होगा, मम्मी पापा से पूछना एक बार, ठीक है? टिफिन खा रहे होगे आप लोग तो। चलो, तो वैसे ही बोला भारत तू मुझे क्या मारेगा, ये तेरा जो बीजिंग है बेटा, मैं यहाँ से मिसाइल छोड़ूंगा और क्या करूंगा, इसको निपटा दूंगा। अब यहाँ से मिसाइल छोड़ के आप इस हिस्से को निपटाओगे, ये तो तब पॉसिबल है ना जब उसका आप एग्जैक्ट लोकेशन जानोगे। क्यों बनाई इमेजिनरी लैंड, समझिए, जब उसका आप लोकेशन जानोगे। यस, इसीलिए बनाया गया कि एक ऐसी अक्षांश रेखा, एक ऐसी देशांतर रेखा जहां पे ये कट गई, वही है। वो मैं अक्षांश रेखा के कोऑर्डिनेट डाल दिया कि 17 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, और 15 डिग्री देशांतर रेखा, तो 17 और 15 जहां पे काट रही है, बस उसी को डाल के मिसाइल छोड़ा, मिसाइल जब वहां फूटा, बीजिंग खत्म, बूम। ठीक है, क्लियर? बाद में पता चला कि हम भारत वाले बहुत रईस थे, तो हम मिसाइल में टमाटर डाल के भेज दिए थे, पूरा बीजिंग टमाटर टमाटर हो गया। ठीक है, यस, समझ के बात ना, कि लोकेशन क्यों पता करना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर ही आज हम लोग हर एक चीज नेविगेट कर पा रहे हैं। कोई पानी जहाज एक देश से दूसरे देश जा पा रही है, आप यहाँ से ब्यूटी पार्लर जा पा रहे हैं, आप अपने घर से भैया अर्जुना खोज करके आ पाएंगे, सब चीज गूगल मैप में खोज रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इसी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की वजह से। ठीक है, जितना भी चीज का आप लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, सिर्फ इन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की वजह से ही पता कर पा रहे हैं। ठीक, इसलिए इसका बहुत वैल्यू है। वैसे ही अक्षांश रेखा जो छत्तीसगढ़ को सबसे पहले नीचे से छुएगा, उस अक्षांश रेखा का मान कितना है बताइए, अभी बताया था मैं। ठीक है, 1746 से, ठीक बोले, कोई दिक्कत नहीं, 1746 से, और उत्तर जो छुएगा 24.5। ठीक है, तो चलो भाई याद करो, बताओ कितने हैं भैया, बताते चलना ही फटाफट बताओ। ये छुई है, छुई मुई, इसका नाम क्या है, 17 डिग्री से 46 मिनट, क्या बोलोगे, है ना, 17 डिग्री 46 मिनट कुछ और सेकंड ऐसा होता है, मगर आपको 1746 याद रखना है। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में सीख लेंगे जब पढ़ेंगे, तो कि सर ये डिग्री माने आवर्स होता है, इसको मिनट क्यों बोलते हैं, है ना, तो सब चीज़ हम धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी में सीखेंगे, उसको वहाँ के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीखेंगे तो छत्तीसगढ़ हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ जितना जितना जरूरत है उतना पढ़ते चलते हैं। ठीक है, कि भाई उसमें डिग्री क्यों है सर, उसमें सर मिनट क्यों है सर, है ना, तो डिग्री की डिग्री तो पता होना चाहिए कि यार 17 डिग्री में जो टच कर रहा है, सिंपल सी बात है। जब मैं ऐसा चांदा रख करके कल खींचा था तो 17 डिग्री में गया था, है ना, क्लियर हो गई बातें। और 17 से जब 18 पे जाओगे आप, तो बीच में कुछ लकीरें होंगी ना, तो उसको हम लोग मिनट में तोड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मिनट्स के अनुसार कुछ डिसाइड होता है, वो सब हम पढ़ेंगे नहीं ज्योग्राफी में क्या डिसाइड होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो पता चल गया एंगल है उतना डिग्री है कि भाई यहाँ जब मैं जैसे चांद रख के खींचा, तो जब ऐसे देखा तो छत्तीसगढ़ का ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा जहाँ से गुजर रहा है ना, ये ऐसा करके, ये ऐसा वाला और ये ऐसा वाला, ऐसा वाला, ये जो लाइन कटा ये 17 डिग्री 46 मिनट पे कट रहा था। ठीक, इसलिए उसको 17 डिग्री 46 मिनट बोल दिए। ठीक, बाकी उसमें बाद में उसका वैल्यू बताऊंगा, डिग्री का, मिनट का, समय कैलकुलेशन के लिए उपयोग होता है, वो इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग सीजी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आओ, तो पहला भाई बताइए, सबसे निचला हमारा अक्षांश रेखा कितना है, याद कर लो, पूछेगा तो कैसे याद रहेगा। अरे बताओ, अगर आप मेरे ऊपर बैठे हो तो आपको ज्यादा खतरा है, कि अगर आप मेरे पैर के नीचे आ जाओ तो ज्यादा खतरा है, आप ही लोग बताओ। अभी आप लोग मेरे पैर के नीचे आ जाओगे तो ज्यादा खतरा है, कि ऊपर मेरे सर पे बैठे हो तो ज्यादा खतरा है, कहाँ खतरा है, नीचे खतरा है ना, तो 17 में खतरा क्या, तो नीचे क्या आएगा, खतरा, और खतरा से क्या बनेगा 17। अब याद रहेगा, यस, इसलिए भूलना नहीं है, बोला नहीं, यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही जानेंगे, फैक्ट जो बाद में घर में दे दूंगा, मुझे जितना पढ़ाएंगे यही हो जाएगा। कितना हो गया, 17 में खतरा, तो 17 डिग्री और 46 मिनट, है ना, 17 डिग्री और 46 मिनट। तो सर 46 मिनट कैसे याद रहेगा, अरे 6 से छत्तीसगढ़ है तो 6 से 46 याद नहीं रखोगे यार, खतरा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है ना, तो 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 46, तो बताओ नीचे की अक्षांश रेखा कितनी है, 17 डिग्री, 17 डिग्री, कौन सी अक्षांश रेखा, यस, उत्तरी अक्षांश रेखा। 1746 से अगला जो अक्षांश रेखा खींचते जाएंगे तो अगला पड़ेगा यहाँ पर, वैसे ऊपर से इसके गुजरेगा, कहाँ से गुजरता है, ऊपर के किस हिस्से को टच करता है उसको हम देखेंगे मैप निकाल कर, पहले इसके अक्षांश रेखा को देख लेते हैं ना। तो 1746 से अगली जो जाएगी कितनी है बताइए, वो 24 डिग्री 5 मिनट। और ये याद रखना, डिग्री ऐसा आवर, मिनट के लिए डबल लाइन, सेकंड के लिए ऐसा लाइन, मतलब सेकंड के लिए, चलो होमवर्क देता हूँ,
सेकंड के लिए मैं 3 लाइन यूज करूंगा कि 1 लाइन यूज करूंगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बारीकियां सीखिए, है ना, कि भाई मिनट में 2 डंटी लगाते हैं, सेकंड में 3 लगाएंगे, सेकंड में उससे 1 कम कर लगाएंगे, है ना, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो जब आप आज जाकर जब बुक पढ़ो उसमें देखना, नहीं तो गूगल में जाकर सर्च करो, फिर देखना। ठीक है, कि कितना मिनट, कितना डिग्री, कितना सेकंड, तो उसमें देखा सेकंड में 3 ऊपर डंटी लगा है कि 2 डंटी लगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो 17 डिग्री और 46 मिनट ऐसा लगा दिए, अगर 2 लगता है और 1 लगा दिए तो 1 लगता और इसमें 3 लगा दिए तो ये मिनट ना होकर ये सेकंड बन जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। इसलिए उस डंटी का बहुत वैल्यू है ना। ठीक है, ठीक, तो चीज़ देखना ध्यान से जाकर के। ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं सीखने के लिए। अगर हम पूछेंगे कितने लोग देखे हैं, वैसे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम क्लास में ही गूगल करवाते रहते हैं। कैसे यार मोनिका, है कि नहीं, हम क्लास में अपना फ़ोन निकलवाते हैं और प्रैक्टिकली आपको आंखों के सामने सब चीज़ दिखाते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को भी हैबिट हो जाएगा, सब फ़ोन निकाल के बैठोगे और खोजोगे यहीं पे। चलो, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन, 17 डिग्री से 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। तो बताओ ऊपर का कौन सा है? हाँ बताओ ऊपर कौन सा है, कितना है, और क्या उत्तरी अक्षांश रेखा। अब उसको कैसे याद रहेगा, क्योंकि आप तो अब नए नए बच्चे हो, बार बार बाद में तो याद हो जाएगा पढ़ पढ़ के 17 40 24 5 80 15 84 17 40 24 80 15, है ना। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते थे 17 40 24 80 15 84 25। हम लोग जब पढ़ते थे हमको ऐसे नहीं बताया जाता था यार, कॉन्सेप्ट बताने वाले नहीं थे हमको। आज टीचर बोलते थे बेटा नीचे से रेखा गुजरती है 17 डिग्री 46 मिनट याद रख लो, ऊपर 80, चल बोलो 17 40 17 40 24 5 24 5 80 15 84 25 80 15 84 25। कुछ नहीं बताया कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, हमको कुछ नहीं बताया गया हमारे समय में, है ना। तो पहले से एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है। हम जो नुकसान झेले हैं वो आप लोगों को अब नहीं झेलने देते हैं, है ना। हम खुद उन क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं जो हमको उस समय लगता था कि यार ये क्या होता होगा। तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल है आजकल, जितना शिक्षा आगे बढ़ते जाएगा, जितने लोग एजुकेट हो जाएंगे, उतनी आने वाले समय की पीढ़ियाँ के जो टीचर उतने एडवांस होते जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये अब ऊपर का कैसे याद रहेगा आपको, नीचे को तो याद कर लिए कि नीचे खतरा है, खतरा माने 17 है, और 46 से 46 छत्तीसगढ़ से 46, तो 17 46 याद हो गया। ऊपर कैसे याद करोगे, और ऊपर माने सर, क्या 24 घंटा सर में टेंशन रहता है ना, सर ऊपर 24 घंटा सर में टेंशन रहता नहीं रहता है, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा, बॉयफ्रेंड छोड़ देगी, गर्लफ्रेंड होगा, नाराज हो गया, फूल देना है, मनाना है, जूता खाना है, लात खाना है, माँ बाप देख लिए पकड़ लिए, कैसे होगा, 24 घंटा टेंशन, 50 तब दिमाग भागता है। तो ऊपर में क्या आएगा 24 घंटे, है ना, 24 घंटे। क्लियर होगी बातें। तो ऊपर का कौन सा अक्षांश रेखा देखो 24 है, तो 24 घंटे का 24 है, और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 24 डिग्री 5 मिनट। बोलो याद हो गया सबको। बोलो नीचे का क्या है, पूरा बोलना, अब डिग्री के बाद उसका नाम भी बोलना, नीचे क्या है, हाँ जोर से बोलो, बोलो बोलते जाओ। ठीक, बोलते रहो। चलो ऊपर का बोलो। ठीक है, क्लियर हो गई, सबको याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब आ जाते हैं देशांतर। तो इसके इधर से एक देशांतर गुजरेगी, देखो ये जीरो चालू हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 70 ऐसे 71 72 80 इस करके। तो ये जो पहला गुजरेगा इसको बोलेंगे 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री, 80 15 से 80 15 से 84 80 15 से। ठीक है, ठीक है, तो 80 15 हो गया इधर। क्लियर होगी बातें। और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। 4 दिशाएं हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कितना दिशा पढ़ रहे हैं हम लोग, 4 दिशाएं पढ़ रहे हैं नॉर्मल, 10 दिशा हम लोग नॉर्मल 4 दिशा पढ़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 दिशाओं से 80 में 4 जोड़ दो, और 5 का भैया 5 था, 5 का 25 कर दो, 84 25, 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यहाँ 15 वहाँ 25, यहाँ 80 यहाँ 84, तो 80 में 4 दिशा हिसाब से 80 4 80 4 80 4 15 10 80 4 15 10 80 15 से 84, 80 15 से 84 कौन सी रेखा, हाँ बोलो यार बोलो, पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद हो गया सबको, याद हो गया। चलो आंख बंद कर लो फटाक से, सब आंख बंद कर लो, IQ बढ़ता है, आंख बंद करना है। चलो ध्यान से बोलो, नीचे जो छत्तीसगढ़ से अक्षांश रेखा गुजर रही है उसका वैल्यू बोलो। 17 46 से ऊपर वाला का बोलो, क्या हो, उत्तरी, पूरा नाम बोलना है, पूरा नाम। नीचे बोलो, नीचे का,
हाँ ऐसे ही बोलना है, इतने अक्षांश इतने अक्षांश, नीचे 1746 से, हाँ तो बोलो नीचे से ऊपर दोनों एक साथ बोलो, और जोर से बोलते रहो। अब बताओ दिशांतर बोलना चालू करो। बोलो बोलो बोलते रहो, मैं जब तक मना ना करो बोलते रहा करो। हाँ पूरा पूरा बोलना है। चलो आँख खोल लीजिए, वेरी गुड, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए, बजा लो भाई जोर से, अरे ताली बजाओ भाई, है ना, जरूरी है। और जोर से बजाओ, कैसे बजा रहे हो गरीब टाइप यार। हाँ अगली बार हमें ही वोट दीजिएगा, ठीक है ठीक है। चलो तो भैया हम अक्षांश देशांतर रेखा तो समझ गए। मतलब हमको भारत में अगर गेंदे बरसाने हैं मिसाइल के थ्रू तो हम क्या करेंगे भैया, ये कोऑर्डिनेट डालेंगे, 1746 से 24/5 तक पूरा छत्तीसगढ़ है, 80/15 84/25 तक पूरा छत्तीसगढ़। तो देखो एग्जैक्ट लोकेशन बन गया, एक परफेक्ट आपके लिए एक डब्बा बन करके आ गया। किसी डब्बे के अंदर क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ है। हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए अब आप बताइए, जब इस अक्षांश और देशांतर को आप देख रहे हैं तो 17 डिग्री से 24/5 गया, तो बताओ देशांतर यहाँ ज्यादा आया है कि हमने आपका अक्षांश रेखा ज्यादा आई है या देशांतर रेखा ज्यादा आई है। हाँ अरे 17 से अब 24 पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, अक्षांश रेखा घींच घींच कैसे, तो 17 से 24 में ज्यादा अक्षांश रेखाएं आई हैं कि 80 से 84 वाली देशांतर में ज्यादा देशांतर रेखाएं आई हैं। इसका मतलब अक्षांश इज ग्रेटर देन देशांतर, है ना। और अक्षांश कहां से आती है, दक्षिण से उत्तर, और दक्षिण से उत्तर को जब हम ऐसे नापेंगे तो ये क्या बताएगी, क्या बताएगी, मेरे दक्षिण से मेरे उत्तर को नापोगे तो मेरा क्या पता चलेगा, हाइट, मेरी लंबाई। यस दैट मीन्स कि अक्षांश रेखा जो होती है वो हमको बताती है लंबाई, और जो कि देशांतर रेखा होती है क्या बताती है, अगर आप देशांतर से देशांतर नापोगे तो मेरे इस तरफ के देशांतर से इधर के देशांतर नापोगे तो क्या मिलेगा, चौड़ाई। दैट मीन्स कि हाँ भाई देशांतर रेखा बताती है आपको चौड़ाई, लेकिन आप खुद ही बता दोगे, अभी नंबर तो बहुत बात की चीज है। तो बताइए अक्षांश ज्यादा था कि देशांतर ज्यादा था, अक्षांश सर ज्यादा था, ज्यादा को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, देशांतर ज्यादा था कि कम था, कम था। तो छत्तीसगढ़ की लंबाई ज्यादा होगी ना, चौड़ाई कम होगी ना। तो फटाक से गूगल करो छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, फटाक से गूगल कीजिए। चलिए गूगल करो, गूगल में सर्च करो, मोबाइल में, मोबाइल है हाँ तो निकालो, मैं तो ऐसे बता सकता हूँ और सर्च करो। सर्च करना भी जरूरी है, जब मैं बोलता हूँ सर्च को सर्च करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके नेचर में एक खोजी पत्रकारिता वाला नेचर आएगा, जिससे आप अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। आने वाले भविष्य में अपनी हैबिट में जब ये ऐड हो जाएगा तो आप खुद अपने प्रश्नों को उत्तर खोज सकेंगे, है ना। और हाँ बोलिए कितने लंबाई, 700 किलोमीटर, और चौड़ाई हाँ किलोमीटर, मेरे को तो याद है इसलिए मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अब सोच लो आप लोगों को कोई डिजिट नहीं याद एग्जाम में, मगर आपको पता है कि यार लंबाई ज़्यादा थी, है ना, इस कॉन्सेप्ट से, और चौड़ाई कम थी, तो क्या दोनों नंबर पे आप देख के ऑटोमेटिक बता देते कि जो ज़्यादा वही लंबाई होगी, है ना, जो कम हो चौड़ाई ही होगी। तो समझ कॉन्सेप्ट का पावर, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना आप तो ऑटोमेटिक, कई बार आंसर आपको नहीं पता है तो आप ऑटोमेटिक उस कैलकुलेशन उस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया बात, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया कीजिए, ठीक है, ध्यान रखने की बात है ना। चलो तो भैया बताओ छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है, कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चलो बोलो जोर से गरज गरज के, लंबाई कितनी, लंबाई कितनी, लंबाई कितनी, हाँ चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, लंबाई कितनी। चलो ठीक है, तो सर हमको आज अक्षांश रेखा याद हो गया, देशांतर रेखा याद हो गई, लंबाई चौड़ाई याद हो गया। अब आते हैं इस छत्तीसगढ़ को लेकर एक अलग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले इंडियन ज्योग्राफी से जो इसके हमारे हिस्से में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, हम उसको पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे से हम लोग फिर प्योर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अब वहाँ से हम लोग इस तरीके से ट्रेस करते हैं ताकि आपको पता रहे कॉन्सेप्ट क्या है। आइए
बताइए ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? सब नाम बोल दिया करो, बड़बड़ बड़बड़, उसका कारण सोच लिया करो दिमाग में। बहुत तेजी से रिपीट कर लिए यार, बेईमानी। ये क्या है? क्या क्या नाम था इसका? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन, ठीक है। और एक और बात बता दूं, आओ बता देता हूं यार, काहे नाराज होगे तुम लोग। ये पृथ्वी दिख रहा है ना, पृथ्वी, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था कि जो भी अक्षांश रेखा आपको सामने दिखती है पीछे पूरा से घूमे रहती है, रियल माइंड में वो एक पूरा वृत्त है, सर्कल कल बताया था कॉन्सेप्ट, है ना। वैसे जो देशांतर रेखा है वो भैया ऐसे करके ऐसे चालू होती है। हालांकि जो देशांतर रेखा होती है ना वो आपकी सर्कल नहीं होती, ठीक है। जो देशांतर रेखा वो सर्कल नहीं है, मगर जब आपकी 0 डिग्री उत्तरी वाला ये होगी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो समझ लो कि जो आपकी 0 डिग्री ऐसे करके आई हुई है ना, ये अंतरराष्ट्रीय क्या समय रेखा, ठीक है। एग्जैक्ट, अब बताओ मेरे एग्जैक्ट पीछे जाना है तो कितना डिग्री घूमना पड़ा मेरे को? हाँ, किसी चीज का चक्कर लगा के वापस नहीं आओगे तो होता है 360। मगर आप पूरा चक्कर नहीं लगा के आधा लगा रहे हो, 360 का आधा क्या होता है? 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री घूमे घूमे। तो वैसे अगर आप इस अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के एग्जैक्ट पीछे जाओगे, ठीक है, 180 डिग्री घूम करके, तो वहां आपको मिलता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अब दोनों में अंतर है, एक है समय वाली रेखा और एक है तिथि वाली रेखा। एक समय बताएगा और एक डेट बताएगा। तो इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी से 180 डिग्री पे पड़ता है। और इस डेट लाइन के अनुसार आपको बता देते हैं कि इसके इधर जाओगे तो अलग तारीख होता है, इसके इधर जाओगे तो अलग तारीख। मतलब अगर कोई देश यहीं पे बसा हुआ है और यहीं बसा हुआ है तो दोनों जगह पे अलग अलग तारीख होती है एक ही समय पर। समझ रहे हो बात ना? क्लियर हो गई बात है? इसलिए इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि 2 बार न्यू ईयर मनाना है तो किधर जाना है, पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, सब पढ़ाए हैं। पढ़ाए नहीं पढ़ाए मोनिका? पढ़े हो ना आप लोग? सब सीखोगे कि 2 बार न्यू ईयर मनाना तो किधर जाना है, एक्स्ट्रा मुझे छुट्टी मनानी तो किधर जाना है ना। सब बाद में सीखोगे इंडियन ज्योग्राफी में। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि हाँ सर ऐसी 2 लेखाएं तो हैं, उसके पीछे जस्ट वो है। इतना समझ में आ गया ना? चलो अच्छी बात है, बहुत होशियार हो यार आप लोग तो। बताओ, फोकट में मेहनत कर रहा हूँ मैं। चलिए अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपको एक चीज पहले पहले सिखाते चलते हैं, ठीक है। कि बताओ ये क्या है भैया? पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी में ये बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सी है हमारी? हाँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अब मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ऐसी नहीं है, ठीक है। पृथ्वी ऐसी नहीं है, हल्की झुकी हुई है। नहीं जानते तो दिखाते हैं कैसे झुकी हुई। आओ, कि अगर ये हम पृथ्वी ऐसा बनाते हैं और ऐसा हम इसको ऐसा बनाते हैं तो पृथ्वी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो सर कैसी है पृथ्वी? तो पृथ्वी अपनी एक्सिस जो है, मेन एक्सिस आपको दिख रहा है ना, इससे 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। दिख रहा है कि ऐसे था और इसे कुछ एंगल ऐसे झुक गया, झुक गया ना। तो पृथ्वी रियल में ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। और ये झुके होने के कारण कि मान लो मैं ऐसा बनाता हूं या इसको ऐसा झुकाता है, ऐसा झुकाता है, ऐसा, ठीक। ऐसा झुका हुआ है ना पृथ्वी, तो आप पूरे कारण से समझिएगा। यहाँ पे हमारे बहुत दूर में सूर्य है, तो पृथ्वी दूर होने का सूर्य है बहुत बड़ा पृथ्वी से, मगर दिखता कैसा हमको? एकदम छोटू सा। क्लियर हो गई बातें ना? ठीक। अब यही इतने दूर से देखिए, इसका जो सीधा सीधा रोशनी निकल रहा है वो ऐसे पड़ा पड़ा ना, और जिसमें सीधी रोशनी प्राप्त होती है उसको हम क्या बोल देते हैं भैया बताइए? क्या है बीचों बीच गुजरने वाली रेखा? हाँ, भूमध्य रेखा। बोलता सीधी रोशनी मिलती है, देखिए, ठीक। पृथ्वी की लगभग लगभग सीधी रोशनी मिलती है। यहाँ भी लगभग लगभग सीधा मिलेगा, यहाँ भी लगभग लगभग सीधा मिलेगा, यहाँ भी लगभग लगभग सीधा मिलेगा। तो ये जो लास्ट लगभग लगभग सीधा सीधा मिल जा रहा है रोशनी ना,
ये अधिकतम मिलता कितना है, जितना पृथ्वी झुका हुआ है, और पृथ्वी झुका कितना है अपने एक्सिस से, तो 23.5 डिग्री। बोलो कितना, कितना 23.5 डिग्री झुका है। और पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुका है, इसलिए 23.5 डिग्री पर ही इसको सीधी रोशनी प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ 23.5 डिग्री पर ही एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींची जाएगी। और इन पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में बताओ लगभग लगभग आपकी इस पूरे एरिया में सीधी सीधी रोशनी प्राप्त होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सीधी रोशनी मिल रही है तो क्या होगा, गर्मी अधिक होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। तो याद रखो ये जो, इसको तो आप जानते हो, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं भैया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये रोशनी मिलने के कारण इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक। और ये 23.5 डिग्री पे जो ये लाइन फिलहाल जहां तक अधिकतम सीधी रोशनी मिलती है ना, यहाँ सबसे सीधी रोशनी, उससे कम सीधी रोशनी, उससे कम सीधी रोशनी, उससे कम सीधी रोशनी, तो जहां तक अधिकतम सीधी रोशनी प्राप्त होती है, इसके बाद सूर्य की तिरछी रोशनी, इस बाकी से सूर्य की तिरछी रोशनी जाएगी, तीसरी रोशनी जाएगी, है ना। और एक समय आएगा, देखिए आप खुद अपने आंखों से देखिए, गड़बड़, ठीक है, ठीक। ये देखिए इसके सामने वाले से तक टकराया सूर्य, इसके पीछे तो रोशनी गई ही नहीं क्योंकि सामने रुक गया, तो इसके पीछे क्या होगा, अंधेरा होगा, अंधेरा, है ना, इसे अंधेरा होगा, इसे इधर भी अंधेरा ही होगा, ठीक है। ये इधर रोशनी होगा, तो चलो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ उत्तर तक रोशनी मिल रही है, मगर इसको इधर ला कर देखते हैं, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है। क्या यहाँ तो उत्तरी ध्रुव पर आपको रोशनी प्राप्त हो रही है, दिख रहा है रोशनी टकरा रहा है उत्तरी ध्रुव तक, ठीक है। पृथ्वी की हमेशा ही आधे हिस्से में तो दिन होता है, और हमेशा पृथ्वी के आधे हिस्से में क्या होता है, रात होता है। इसका आधा हिस्सा मतलब जो इधर ऐसा दिख रहा है वैसे इससे पीछे भी ऐसा होगा, तो लगभग 180 डिग्री में दिन हो रहा है, और 180 डिग्री में क्या हो रहा है, रात हो रहा है। समझ आ गया बात नहीं है? तो यहाँ देखो बताओ, यहाँ तो इसके ध्रुव तक आपको सीधी रोशनी या मानी रोशनी मिल रही है, सूर्य की तिरछी रोशनी मिल रही है ना, मगर क्या इसके दक्षिणी ध्रुव पर आपको रोशनी मिल रही है? क्या ये रोशनी टकरा पाई क्या यहाँ तक? खुद देखो ना आंख से चित्र में, टकरा रही है क्या? नहीं। दैट मीन्स कि आपके एक समय जब उत्तरी ध्रुव में आपकी रोशनी होती है, तो उस समय दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, अंधकार, और रोशनी मतलब दिन है, तो यहाँ क्या होगा, रात। अर्थात ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है वो 1 साल में लगाती है, तो 1 साल में आधा चलेगी, तो आधा में भैया दिन, आधा में रात, तो 6 महीने दिन, 6 महीने रात। जब 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर आपकी रोशनी है, दिन है, तो 6 महीने दक्षिण ध्रुव क्या होगा, रात होगा। और जब यही समय बदलता है, बोलते हैं ना कि हर किसी का दिन आता है ना, अपना टाइम आएगा, है ना, मैं भी गुपचुप खाएगा, बस वैसे ही ये बोला हम बदला लेंगे, दक्षिण ध्रुव हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये बोला हम भी बदला लेंगे बेटे। और फिर बोला कैसे बदला लोगे बताओ, तो ये बोला बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा लेकर चलते हैं, इसको हटता ही नहीं ज़्यादा, एक अलग बनाते हैं फटाक से, आ जाओ भाई। हाँ चलो, क्या सर पृथ्वी था, ऐसा था, इस तरीके से था, मगर सर हम उसको ऐसे काम किए थे कि सर हम उसको 37.5 डिग्री, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ इसको ऐसा 37.5 डिग्री झुका देते हैं, किए थे ऐसे हम लोग, है ना। तो सूर्य जब यहाँ पर था, सूर्य जो वहाँ था वो यहाँ पर जब था सर यहाँ पर था, ठीक है सन जी, ठीक। तो एक कंडीशन हम देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है इसको लोग घुमाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमता कि नहीं घूमता है, ये ऐसे घूमता है ना, तो चलो ऐसे घूमेगा तो सूर्य इधर कर देता हूँ, फिर आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ले चलते हैं, बस सन में नन चला गया, सन यही रह गया, चलो भाई सन, हाँ भाई अब ऐसी स्थिति आ जाएगी एक समय के बाद, ठीक है, बदला का समय आ गया। अब देखो बदला कैसे ले रहा है सूर्य परिक्रमा करके। अब बताओ, अब इसकी सीधी रोशनी जो मिल रही है, तो जहाँ सीधी रोशनी मिलती है वहाँ कौन सी रेखा खिंचाती है, भूमध्य रेखा खिंचाती है, ठीक है। 37 डिग्री झुकी हुई है, मगर अब झुकी हुई किधर देखिए, ऐसे झुकी, पृथ्वी तो ऐसी झुकी थी, तो पृथ्वी ऐसे अगर झुकी हुई है तो ऐसा तो नहीं कि इधर जाएगी उसके बाद ऐसे हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगी ना,
तो देखिए अभी तक वैसे ही झुका है, जैसे हम झुकाए तो वैसे ही झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है ना। वो अपना झुकना थोड़ी बदल देगा, है ना। वो तो ऐसा झुका है तो झुक के घूम रहा है ऐसे से, ठीक है। तो देखो ऐसे घुमा के ले आया इस कंडीशन में। अब देखो उस समय सीधी रोशनी ऐसे, अब उत्तम प्राप्त हो रहा था, अब यहाँ पर लगभग आपका सीधा रोशनी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो सीधा रोशनी प्राप्त होता है लगभग आपका, यहाँ भी एक ऐसी सीधी रोशनी खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक लगभग सीधी रोशनी प्राप्त होती है। तो क्या ये जगह बहुत गर्म होगा, है ना। यस। तो जैसे उस वाले केस में, इससे पहले वाले केस में ऊपर में जो प्राप्त हो रहा था ना, तो 0 डिग्री अक्षांश था, भूमध्य था, विषुवत था। तो जहां तक अधिकतम 23.5 डिग्री तक, कितने डिग्री तक? 23.5 डिग्री तक। तो यहाँ भैया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री तक अधिकतम सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त होती है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो अब आपको पता चल गया कारण कि भाई 23.5 डिग्री पर ही कर्क रेखा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य की अधिकतम सीधी रोशनी प्राप्त होती है पृथ्वी के जितने हिस्से तक, उसी हिस्से को हम कहते हैं कर्क रेखा। अब समझ में आ गया ना कि कर्क रेखा 23.5 पे क्यों बना सर? तो अब बता सकते हो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 23.5 डिग्री तक की सीधी रोशनी प्राप्त होती है। कारण पता चला। ये क्वेश्चन पहले पूछता तो नहीं बता पाते, है ना। समझ में आया बात ना। तो कॉन्सेप्ट सीखते चलिए 23.5 पर ही क्यों है, यही भी उसको उसी वहीं पे क्यों है, इस तरीके से क्लियर हो गई बात है। यस। तो इसे बोले हम लोग कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इंग्लिश में कर्क रेखा को बोलते हैं कैंसर। और देखो भारत वालों को वर्चस्व देखो, क्या हमारे कर्क है ना, मेष मिथुन सब राशियां हैं, तो भारत वाले के आधार पे सब चीज चल रहा है ना। कैंसर, कैप्रिकॉन, ठीक है। भारत वालों को ये वर्चस्व, क्योंकि हमने दुनिया को सब चीज दिया है। सब बताऊंगा आगे, धीरे धीरे संस्कृति के बारे में जानोगे अपने, तो फिर केरला स्टोरी जैसे मूवी देख करके डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो सर यहाँ पर जो उत्तर ऊपर की, इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर प्राप्त हुआ ना, तो उत्तर की ओर कौन सा रेखा पाया जाएगा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री में कौन सी रेखा मिलेगी? कर्क रेखा। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री तक रोशनी आ रही है, ये 23.5 डिग्री तक जो रोशनी आ रही है, इसको भी एक हम लोग नाम दे देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं मकर रेखा, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ, वहां कैंसर था, कैंसर क से, कैंसर क से कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ठीक है, ठीक है। बोलो क से कैंसर, क से कैप्रिकॉन, बोलो उसका नाम क्या है? कैंसर। इसका नाम क्या है? कैप्रिकॉन। यस। क्या नाम है उधर हिंदी में? हिंदी में कर्क रेखा, इंग्लिश में नहीं। सही है, दिमाग सही काम कर रहा है। मैं ये चेक करते रहता हूँ, जब मैं ऐसा नीचे लाता हूँ तो अब फट से मकर रेखा पाया ना, मतलब आप लोगों का दिमाग एक्टिव है ना। ये सही है, काम कर रहा है आप लोगों का दिमाग, ठीक है। चलो बताओ, ऊपर में इंग्लिश में कैंसर, नीचे में इंग्लिश में कैप्रिकॉन। दोनों कितने डिग्री पर? उत्तर में कौन सा कर रेखा? उत्तर में कौन सा रेखा? दक्षिण में कौन सा रेखा? मकर रेखा। अब देखो, अब इन दोनों चीज को मिला देते हैं, ठीक है। अब दोनों समझ गए कैसे बनता है। तो भाई 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा क्यों है, ये सब चीज पूछता है ना। तो अब अभी दोनों को हम लोग मिला देते हैं और एक चीज हम लोग समझेंगे कि सर हम पृथ्वी पर टेढ़ा नहीं रख के हम सीधा समझाने के लिए सीधा प्रयोग करते हैं। पृथ्वी है नहीं सीधा, है ना, हम समझाने के लिए सीधा बनाते हैं, बाकी है नहीं सीधा, दिखा चुका हूँ। अब आओ अब इधर, तो बीचों बीच गुजरती कौन सी रेखा? हाँ ऐसा बोला, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और तीनों के कारण दिमाग में आ जाना चाहिए। 0 डिग्री अक्षांश क्योंकि आधार लेना था तो आधार 0 डिग्री ले लिए। भूमध्य भूमि को मध्य से बांटता है। विषुवत क्योंकि इक्वल रात दिन होता है इसलिए, ठीक है, बराबर दिन रात पड़ता है। और आपको बता दूं, कभी आपको मन करे कि दिन में मैं मस्त आराम से घर में एसी में सोऊं और शाम को मस्त झमाझम हर दिन शाम को मस्त पानी में भीगूं, रील बनाऊं, है ना, ठीक है, तो चल जाना विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर आप किसी भी देश जो विषुवत रेखा पर है वहां प्रत्येक शाम 4 से 5 बजे के बीच पानी गिरती है। और वहां हर दिन वहां पे लड़की गाना गाती है, नाचू मैं आज छम 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 छम। समझ रहे बात ना। तो याद रखो कि पृथ्वी पर वह कौन सा स्थान है जहां प्रत्येक शाम हर दिन, साल के 365 दिन हर दिन पानी गिरती है भैया। तो रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। क्लियर होगी बातें? क्यों गिरती है सर? क्योंकि बोलो 12 घंटे का रात तो 12 घंटे का दिन,
तो जब इतना तेज धूप और सीधी रोशनी सूर्य की, समझो कॉन्सेप्ट, तो सूर्य की इतना सीधा रोशनी, पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है, जल है, समुद्र है। तो समुद्र का पानी गर्म गर्म बन के भाप बन के ऊपर उठा, ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा भाप बन के ठंडा होता जाएगा, बर्फ बनेगा। बादल में क्या होता है, बर्फ है पानी, पानी होता है ना, गलत। जो बादल आसमान में तैर रहे हैं ना उसमें बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, पहली बार पता चला ना। सबको लगता है पानी गिरा थे, है ना, बरसों रे मेघा मेघा, बेटा बर्फ होते हैं बादलों में, ठीक है। आप में से कौन कौन दारू पिया, कभी नहीं पियो ना, मगर मूवी में देखे हो ना कि ऐसा सीन दिखाते हैं, बार में गैस करके दारू रहता है, उसमें 2 आइस क्यूब डालते हैं तो दारू पर बर्फ तैरता है, तैरता नहीं तैरता है, मतलब बर्फ का घनत्व तो कम है पानी से, तभी तो तैर रहा है उसके ऊपर, है कि नहीं। अब पी के मत देख लेना उसके चक्कर में, ठीक है ना, कि तैरते नहीं तैरते, डाल के देखो करके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भाई देखो ना मूवी में ऐसा बर्फ तैरता है पानी के ऊपर, तैरता नहीं तैरता है बस। तो अगर भाई बादलों में पानी होता तो उसको तैरने में थोड़ा दिक्कत होता, इसलिए बादल किसमें कि जैसे से आप ऊपर उठोगे ना तो हर 165 मीटर, कितना मीटर, कितना मीटर, हर 165 मीटर जैसी कोई चीज ऊपर उठती है 1 डिग्री तापमान कम, फिर 165 डिग्री ऊपर उठे, फिर 1 डिग्री तापमान कम, फिर 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री तापमान कम। इसलिए जो भाप नीचे से उठ रही है वो जैसे ऊपर जाएगी उसका तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और भाप मतलब भैया, भाप मतलब भाप पानी समझते हो, तो भाप में अगर पानी है तो ठंडा होते जाएगा तो पानी किस में बदल जाएगा, हाँ, अरे पानी ठंडा किस में बदलता है, बर्फ में। इसलिए बादलों में बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, आपके फ्रिज जैसे बर्फ में ऐसे आइस क्यूब ऐसा नहीं, क्रिस्टल्स होते हैं, समझ में आया बात। क्रिस्टल मतलब क्या सोचता है, एकदम पतला, ऐसे मेरे हाथ दिख रहा है ऐसे पतला है, ऐसे पतले पतले स्ट्रक्चर में जाते हैं ऐसे ऐसा ऐसा करके, ठीक है, स्टार की तरह, ठीक है। और क्रिस्टल जैसे हम इमेज से दर्शाते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है, ऐसे 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 इस तरह का रहेगा, ठीक है, टिडिंग 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 ऐसे करके रहेगा, समझ में आ गया बात। तो इसी को बोलते हैं बर्फ का क्रिस्टल होना, ऐसे करके बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पतले पतले चपटे चपटे। और ये बर्फ के क्रिस्टल बादलों में होते हैं। चलो सर कुछ भी पढ़ाते हो, आप बोले थे यहाँ आऊंगा तो कुछ भी पढ़ा दूंगा। बर्फ अगर होता तो पानी कैसे गिरता हम लोग ऊपर, अरे सच्चाई है ना, इसलिए बोलो जब कोई पढ़ाता तो यकीन मत करो, पूछो पानी क्यों गिरता है जब बर्फ है तो, बताओ, नहीं पता ना। जैसे इस तरह वो बर्फ जो है और ठंडा होते जाता है तो बर्फ का गुण है, आप खुद बताएंगे, जब आपको ठंड लगती है तो आपस में आप चिपकते हो कि दूर भागते हो, अरे बताओ ना, चिपकते हो ना भाई, है ना। वैसे बर्फ को जब ठंडा लगते जाता है तो और चिपकते जाएगा और चिपकते जाएगा, और जब आप चिपकते जाएंगे तो आप 1 से 2 चिपक जाएंगे तो आपका द्रव्यमान, आपका वेट बढ़ेगा कि घटेगा, वजन बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ेगा तो आप भैया नीचे गिरोगे कि नहीं गिरोगे। तो वैसे बर्फ भी धीरे धीरे धीरे, पानी कैसे गिरती है भैया बता रहा हूँ, बर्फ ठंडे होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे, द्रव्यमान एकदम ऐसा हो जाएगा कि अब बादल बोलेगा अब तुला नहीं रखो रे, जा बेटा जा, ऐसे करके, है ना, जा धरती वाला बन के ऊपर उपकार करके आ। तो फिर वो बर्फ नीचे गिरना चालू करेगा, मगर जैसे अब गिरना चालू करे तो बर्फ गिर रहा आसमान से, मगर हमारा जो हवा है, एयर तो मौजूद है, वायुमंडल, उसमें घर्षण करता है, ऐसे रगड़ाता पूरा, हम गाड़ी चलाते होता है ना, हमारे गाल से रगड़ाता है ना हवा, वैसे उस बर्फ से टकराता है, आसमान से गिर रहा है तो कितना वायु रगड़ाएगा उससे, तो गर्म होकर के भैया बर्फ पिघल करके पानी बन करके फिर आपको धरती में प्राप्त होता है, समझ में आ गया बात। मगर कई केसेस में अगर वायुमंडल का पूरा तापमान ठंडा हो, हवाएं जो उससे टकरा रही वो भी ठंडी हो, छू छू के चल जा रही है, ठीक है, तो घर्षण से गलेगा तो जरूर, मगर पूरा नहीं गल पाता, और इसलिए बड़ा सा बर्फ छोटे से बर्फ में कन्वर्ट होकर के ओला के रूप में गिरता है कि नहीं गिरता है। अब समझ में आया कि आसमान से बर्फ कैसे गिर रहा है, बेटा बर्फ ही है वहां पे, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया बात। इसलिए बर्फ ही गिरता है, मगर तो घर्षण की वजह से पानी बदल जाता है, समझ में आ गया बात ना। चलो वेरी गुड, बताओ इतना सारा सीख लोगे तो यार यूपीएससी देने बैठ जाओगे तुम लोग, तो बताओ क्या मतलब, कम पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को। चलो आओ, हाँ सर ये हम लोग स्थिति समझ गए थे। हम लोग बताइए अब 23.5 डिग्री इसके उत्तर में एक रेखा हम लोग खींचे थे, उसका नाम क्या था, कर्क रेखा। कितने पे था, 23.5 डिग्री में था, ठीक है सर। 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा हम खींचे थे, क्या नाम था, मकर रेखा था। कितने डिग्री में था, 23.5 डिग्री में था, ठीक है। और हम बताएं सर इसमें अधिकांश पृथ्वी में कैसी रोशनी प्राप्त होती है, अधिकांश सीधी रोशनी प्राप्त होती है, इस पूरी रोशनी में सीधी रोशनी प्राप्त होती है।
अब बताओ जहां सूर्य का सीधा रोशनी प्राप्त होगा, ये पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया में अगर सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त हो रही है तो ये गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म होगा। मगर जियोग्राफी में गर्म को ना गर्म नहीं बोलते, ठीक है, उसको बोलते हैं गर्म। क्या बोलते हैं? चल भाई, गर्म को जियोग्राफी में बोला जाता है उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। क्या बोलते हैं? गर्म को गर्म है, क्या बोलते हैं उसको? उष्ण बोलते हैं। और क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र आपको दिख रहा है कि हाँ इस निश्चित लिमिटेड एरिया तक की सीधी रोशनी मिल रही है, तो एक निश्चित क्षेत्र को, किसी भी एक निश्चित क्षेत्र को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? एक एकड़। क्या बोलते हैं? चल भाई, एकड़। इतना सारा जमीन पृथ्वी के एक एकड़ में आ जाएगा। कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो एक निश्चित कोई भी क्षेत्र को हम बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो इस पूरे एरिया का नाम क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। समझा क्या बात? और उष्ण कटिबंध क्या दर्शाता है? कि वहां गर्मी ताबड़तोड़ होगा। कैसा होगा गर्मी? ये स्पिरिट चाहिए अपने को, है ना, ताबड़तोड़ गर्मी होगा। ठीक है, गर्मी ताबड़तोड़ होगा। और गर्मी होगा तो वहां के लोग गोरे होंगे कि काले होंगे? काले होंगे। तो अब देखिए कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से गुजरती है। आइए, क्योंकि देखिए ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जहां से गुजरेगी, कर्क रेखा के नीचे के सारे लोग कैसे दिखेंगे? लगभग लगभग काले। ठीक है, तो अब बताते हैं एक बार थोड़ा सा यहीं पे कि भारत आपके भूमध्य रेखा से उत्तर में है कि नहीं है? है ना, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखो यहाँ पे ऐसा भारत है, यहाँ पे अलग कलर से ले लेते हैं। चलो, ये हमारे यहाँ पे ऐसा क्या है? भारत है। ठीक है, ठीक, भारत यहाँ पर हमारा उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, है ना। और भारत के बीचों बीच गुजर रहा है क्या कर्क रेखा? दिख रहा है? गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? यस, भारत के बीचों बीच क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के बीच में जब कर्क रेखा गुजर रही है तो भारत के बीच में राज्य होंगे कि नहीं होंगे? तो भारत के किसी न किसी राज्य से गुजरती होगी। तो आओ चलो देखते हैं कि भारत किन राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ताकि आपको भाई और अच्छे से पता चले। उसको पूछता भी है भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब 8 कौन से राज्य, आइए देखते हैं। चलिए विथ प्रूफ। भारत, ऐसे देखो गूगल सब समझता है। भारत ठेठ लिख दें, ठेठ। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? क्या बोल रहे हैं? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य कौन है? गुजरात, बाएं तरफ। दूसरा कौन है? राजस्थान। फिर कौन है? मध्य प्रदेश। फिर कौन है? अरे आगे रे दाई, इसका मतलब छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। तो जहां से गुजर रही होगी कर्क रेखा, उसके नीचे का सारा एरिया गर्म होगा। गर्म होगा कि नहीं होगा? और वहां सारे लोग कैसे होंगे? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। वहां की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। वहां की हवा में क्या होगा? गर्मीपन होगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु होंगी। और उष्णकटिबंधीय जलवायु में जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती, उस तरीके के पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाएंगी। समझ रहे हो बात ना? यस। तो उस तरह की जलवायु में जैसे पेड़ पौधे, जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जंगल, पेड़ पौधा, वन, जीव जंतु सब पाए जाएंगे, है ना। क्लियर हो गया? जैसे हम सब जीव, है ना। यस, आ जाओ। तो छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, उसके बाद किससे गुजर रही है? झारखंड। उसके बाद किससे गुजर रही है? उसके बाद किससे गुजर रही है? फिर कौन? मिजोरम। तो आओ, ठीक है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी एक नया चीज बता दूंगा आज, ठीक है। देखो गुजरात से चालू गुजरना,
तो बताइए अगर इस मैप को मैं देख रहा हूं तो ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, यस। तो पश्चिम से जब हम चालू करते हैं तो पश्चिम से एग्जैक्ट कर्क रेखा से प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे ही पूछा है ना कि पश्चिम से पूर्व कर्क रेखा से गुजरने, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनका क्रम बताइए। तो बताइए पहला क्रम किसका होगा, थोड़ा सा राजस्थान दिख रहा है, एकदम थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि राजस्थान ऐसे घुसा हुआ राजस्थान से गुजर रहा, दिख रहा है राजस्थान। तो सेकंड नंबर पे कौन होगा, फिर कौन होगा, पूरे मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, इतना लंबा सा है ना। फिर किस गुजर रहा है, और छत्तीसगढ़ में कहां से गुजर रहा है, उत्तर की दक्षिण, बताओ बताओ बताओ, उत्तर या दक्षिण, उत्तर मध्य या दक्षिण, उत्तर। इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा किसमें आ रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है ना। ठीक है, अभी हम पढ़े ना भाई कर्क रेखा से नीचे का 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा 37 डिग्री कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय होता है। तो उष्णकटिबंधीय में आ रहा है छत्तीसगढ़, इसलिए हमारी यहाँ की जलवायु, मानसून, वन कैसे होंगे, उष्णकटिबंधीय होंगे। वो क्या होते हैं कैसे, तो हम बात पढ़ेंगे, मगर ये तो पता चलेगा उष्णकटिबंधीय होंगे। एग्जैक्ट पूछ लिया है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, मानसून कैसा, क्या बोल रहे हैं, उष्णकटिबंधीय है। उसका आगे एक दो शब्द और जुड़ता है, उष्णकटिबंधीय, उप आर्द्र, महाद्वीपीय, ऐसा बोलता है। तो अभी उष्णकटिबंधीय तक रहते हैं, फिर उप आर्द्र कैसे बोला, महाद्वीपीय कैसे बोले, सब हम समझेंगे है ना। तो हाँ उष्णकटिबंधीय रहते, एग्जाम में देख के भाई 4 ऑप्शन फट से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, उष्णकटिबंधीय मार देगा है ना। चलो इसलिए ध्यान रखो कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद कहाँ गया, झारखंड, फिर कहाँ दिख रहा है, पश्चिम बंगाल। फिर ये जो, ये तो बांग्लादेश हमारा देश का है नहीं, ये छोटा सा निकला, ये कौन है, त्रिपुरा, कौन है, त्रिपुरा क्या है, और ये लास्ट में ये कौन है, मिजोरम। तो गिनो, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों में एक राज्य छत्तीसगढ़ है या नहीं। पश्चिम से पूर्व की ओर उसका क्रम बोलना चालू कीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए फटाक से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कुछ और यहीं से सीखते हैं मैप से, बताओ सबसे लंबा किस राज्य में कर्क रेखा गुजरता है, मध्य प्रदेश में। सबसे कम किस राज्य में गुजरता है, तो ये 2 क्वेश्चन पूछता है ना। क्लियर होगी बातें। कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है, नो, यस, झारखंड की राजधानी जो रांची है ना, रांची, वो एकदम मर्क रेखा पर ही स्थित है, मकर रेखा पर ही, कर्क रेखा पर ही स्थित है। और उसकी पुस्तक अभी और बारीकी में जाता पूछ लेता है कि अगर वो कर्क रेखा पर स्थित है तो कर्क रेखा उसके उत्तर से गुजरती है कि दक्षिण से गुजरती है। तो याद रखना जो रांची है उसके हल्के उत्तर से गुजरती है, हल्का उत्तर से गुजरती है। इतना अंदर नहीं जाएगा आप लोगों के लिए, मरा सा बारीकी से पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन है ना, आप लोगों को नहीं आएगा इतना ज्यादा, समझते हो कि छत्तीसगढ़ के बच्चों से इतना मेहनत नहीं करवाएंगे यार करके, ठीक है, इसलिए समझ लो, फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और कर्क रेखा पर स्थित है बोल रहा है किसकी राजधानी, तो झारखंड की राजधानी रांची। मकर रेखा के नजदीक कौन कौन से शहर है, तो याद रखो गांधीनगर गुजरात, मध्य प्रदेश का भोपाल, ये सब कहां पर है भैया, इसके नजदीक स्थित है। याद रहेगा, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल इसके नजदीक स्थित है। क्लियर हो गई बातें। चलो एक और कुछ शब्द है, याद नहीं आ रहा है, त्रिपुरा मिजोरम तरफ का कुछ था, चलो उसको बाद में बता देंगे, वो इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर देंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। तो यही बताना था कि हाँ भैया कर्क रेखा कहां गुजरती है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अगर उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजरे तो उत्तर में जो जिले होंगे क्या उन जिलों से गुजर रही है ये, है ना। इसलिए वहीं से ये क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में कि बताइए छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम अब राज तो देख लिए, हमको ये तो एग्जैक्ट पता चल गया कि जो भी जिले होंगे वो मध्य छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, दक्षिण छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, जो भी जिला होगा वो केवल उत्तर का होगा। ये तो पता चल गया ना, पता चल गया। अब तो छत्तीसगढ़ का मैप देखो एक बार, उत्तर में आपको दिख रहा है, जिसको दिख रहा है उसको अच्छी कोई बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में लिखा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, उससे गुजरेगा, है ना। कोरिया दिख रहा है, गुजरेगा। सूरजपुर दिख रहा है, गुजरेगा। बलरामपुर दिख रहा है, गुजरेगा। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रही है, 4 राज्यों से। हम लोग और दिखा देंगे, पढ़ लेंगे, तो समझ में आ गया ना क्या यार, सरगुजा संभाग के जिलों से गुजरेगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से निकल रहा है तो ऊपर ऊपर केवल वही 4 जिले पड़ेंगे, ठीक है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर,
कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। बोलो पहले कौन है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इतना बड़ा याद नहीं रहेगा तो याद रखना पहला जिला है भाई लेफ्ट साइड में एमसीबी। ठीक है, कौन सा जिला है? एमसीबी होता है ना, महेंद्र सिंह धोनी, तो एमसीडी नहीं है, एमसीबी है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, महेंद्र सिंह बाबूलाल, तो एमसीबी। ठीक है, तो एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पहला हो गया। मेरे को देखो मैप नहीं दिख रहा है तो। दूसरा हो गया कोरिया, फिर हो गया सूरजपुर, फिर हो गया बलरामपुर। ठीक है, चलो तो भैया उन छत्तीसगढ़ के किस तरफ से गुजरता है? उत्तरी छत्तीसगढ़ से गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 4 जिलों से होकर गुजर रहा है। किन किन से होकर गुजर रहा है? तो हमारा दिया एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, अब बताओ अगर मेरे बाहू में बहुत बल है ना, मेरे बाहू में बहुत बल है, बल बलरामपुर, बल वाला बलरामपुर वाला बल, तो मैं अपने किसी को अपने कोरा में ले लेता हूँ, कोरा माने कोरिया में ले लेता हूँ, है ना। तो चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, क्या वो छुड़ा पाएगा मेरे से? नहीं छुड़ा पाएगा ना, तो बन गया ना, जिलों का नाम याद हो जा रहा है भैया। बल है मेरे में, क्या हो गया? बलरामपुर। कोरा में ले लिया तो कोरिया, और सूरज को लिया हूँ कोरा में, है ना, तो सूरजपुर। बचा क्या बस आपका? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चल तो एमसीबी बस बचा, बाकी स्ट्रिक को याद रख लेना। सर अपने कोरा में किसको लिए थे? वही जिला है भाई, तो सर अपने बल से कोरा में लिए थे सूरज को। ठीक है, तो बल से बलरामपुर, कोरा से कोरिया, सूरज से सूरजपुर। क्लियर हो गई बातें? हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं 33 जिले, सब मुंह जुबानी याद करेंगे, मैप बनाना सिखाएंगे। अभी 1-2 क्लास में आपको मैप बनाना सिखाएंगे, पूरे 33 जिले आपको मुंह में रटवाएंगे, आप ऐसे फटफट बनाओगे छत्तीसगढ़ का मैप। देखना भी आपको सब सिखाएंगे हम पूरा, जीरो से लेकर हीरो तक। हालांकि मैप बनाना टीचर नहीं सिखाता, बनाते जाता है, बच्चे देख देख के सीखते हैं, और हम सिखाएंगे आपको मैप कैसे बनाना है ना। क्योंकि मैप बनाने से फिर पूछता है, जब मैप बनाना सीखो तो पूछता है कि कौन सा जिला किन किन जिलों से टच करता है। एक बार ये प्रश्न पूछा है पीएससी में। ठीक है, तो उस मैप से ही आप ट्रेस कर पाओगे। ऐसे कैसे याद रखोगे कौन कौन सा किसी के से टच हो रहा है ना। चलिए फिलहाल कर रेखावाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उष्णकटिबंधीय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका 17 46 24 5 80 15 84 25 क्लियर हो गया। अब आओ उसी 17 46 24 5 80 15 84 25 को एक बार और देखते हैं। ठीक है, घंटी वंटी बजा दिए थे क्या? नहीं बजाया ना? अच्छा है, ऐसे का नहीं है, ऐसे का गुरु सर नहीं आए, नहीं आए ना अभी। चलो तो आओ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ बोला तो बताओ सर अपने कोरा में किसको लिए थे, है ना, और क्यों लिए थे? क्योंकि मेरे पास क्या है? बहुत ज्यादा बल है। आगे सर फिर भी उनको वेट करवा देते हैं। आओ वेट करो सर, अब आप हमारे बच्चे भी जोश में है। भगा देंगे सर को? बताओ तो भगा दें? बोल दे सर को जाइए, है क्लासरूम है, बोल दे सर को जाइए। चलो आओ। देख लीजिए 17 46 से 24 5 80 15 से 84 25 में बोला था, 84 25 याद रखना है, 20 को परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो वही हो गया। अन्य स्रोत में 84 पॉइंट हो गया। पूरी देशांतर जो हमारा 20 टाइम लाइन है उसके बारे में बात करो, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उस बात पढ़ेंगे हम लोग। चलो देखिए वही बोल रहा है कि यहाँ 84 20 है, मगर अन्य जगह पे 84 25 ले लेता है। 84 24 लिख दिया, 84 25 आपको याद रखना है। ठीक है, चलो उससे फर्क नहीं पड़ता। यस, ये मैप को देख लो थोड़ा सा। बताओ उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना पड़े थे हम लोग, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना पड़े थे हम लोग? ठीक है ना, याद है ना? 700 435 700 435 याद रखना है, कुछ भूलना नहीं है। ठीक है, चलो अब बहुत आसानी से याद रहेगा यार। 3 4 5 3 4 5 याद हो गया, 435 और 700 तो पता ही है, हम 7 7 है, 700 याद रख लेना। अब एक बात देखो कि जो यहाँ से सर अक्षांश रेखा जो गुजर रही थी ना, यहाँ से ऐसे जो अक्षांश गुजर रही है ऑरेंज ऑरेंज कलर की, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरती है? तो याद रखो ये जिले का नाम है सुकमा। क्या नाम है? सुकमा। किससे होकर गुजर रही है ये?
सुकमा से गुजरी, अक्षांश रेखा 17, 46, 24, 5 किसको टच करती है सबसे पहले? सुकमा। तो छत्तीसगढ़ सबसे निचला जिला कौन है जो नीचे में आता है? सुकमा। ठीक है, सुकमा। जाते तो मैं आपको देख लेना, मगर अभी देखिए यहाँ दिखा रही है जो जिला नहीं ये बना है, ये कौन है? सुकमा। ठीक है, चलो। और जहां से ऊपर वाली गुजरेगी 17, 24, 5 गुजरेगी, वो कौन है? बलरामपुर। कौन है? बलरामपुर। ठीक है, ऊपर कौन है? बलरामपुर। ठीक, यह है बलरामपुर जिला। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, कहाँ चलेगा भाई, कहाँ नाराज हो रहे हो? लिखा हुआ है, उल्टा लिख दिया है कि सबसे उत्तरवर्ती जिला बलरामपुर है। ठीक है, लिखा है ना, जहाँ 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश गुजरती है। ठीक, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा है जहाँ 17, 46 उत्तरी अक्षांश गुजरती है। तो बताओ छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया? उत्तरी जिला कौन हो गया? दक्षिणी जिला, गरज के बोलो, दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, उत्तरी जिला। हाँ, अब ये पूर्व है कि ये पूर्व है बताओ? ये राइट वाला पूर्व है, यस। तो सबसे पूर्वी जिला कौन है छत्तीसगढ़ का? जसपुर। कौन है? कौन है? सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी है ना, सुखी सूख के मर गया है ना, क्योंकि मैं नीचे अत्याचार कर रहा था ना, खतरा था ना, तो सूख के मर गया मेरे दबाने से, तो सुकमा। ऊपर कौन था? क्योंकि मैं ऊपर से बल लगा रहा हूं पैर में, है ना, तो बलरामपुर ऊपर है, नीचे सुकमा है। पूर्व में कौन है? जसपुर। और पश्चिम में कौन है? तो बीजापुर है। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में कौन है? तो बताओ दक्षिण में, जोर से, दक्षिण में बोलो, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। तो भैया 17, 46 कौन से जिला से जाएगी? और 24, 5 किससे जाएगी? 80, 15 कौन से जिला से जाएगी? बीजापुर से जाएगी। बीजापुर से कहां जाएगी? 80, 15। 84, 25 कहां जाएगी? यस। मैं सुकमा से लेकर के वो बलरामपुर तक नापूं तो क्या मिलेगा मुझे? लंबाई मिलेगा। बीजापुर से इसको नापूंगा जसपुर तो क्या मिलेगा? चौड़ाई मिलेगा। लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? ठीक है, क्लियर होगी इतनी बातें ना? चलो बाकी चीज के बाद हम लोग बाद में देख लेंगे अन्य दिन पे। इतना तो याद हो गया ना कि भाई उसका निचला जिला कौन है, ऊपरी जिला कौन है, पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा पढ़ लिया आज। तो आज बहुत सारा छत्तीसगढ़ पढ़ लिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पढ़ लिए, कर्क रेखा कितने जाती है पढ़ लिए। कर्क रेखा कितने राज्यों से, जिलों से गुजरती बताओ? कौन कौन सा? ठीक, ठीक है, कल से रिपीट करके आना। कल पहले 5 मिनट सब चीज रिवीजन करेंगे फास्ट ट्रैक, फिर नया चालू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सायोनारा, हई सलाह।